हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ सर। संडे गया, मंडे आया, वीकेंड ख़त्म, मंडे स्टार्ट। ठीक है, कोई बात नहीं, हम तो पढ़ते ही रहेंगे। हम तो सीए स्टूडेंट में छुट्टी लेके बैठे हैं। एग्ज़ाम पास में हो गया है, 55 डेज़ बचे हैं। आग लगा ही रहे होगे आप, नहीं लगा रहे हो तो लगा देना। ये गाना सुन के तो पक्का लगा देना। अभी कुछ नहीं बिग रहा है, कुछ भी नहीं बिग रहा है। 55 डेज इज़ इनफ। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्रेश वाले लोग के लिए, कि जिसने कुछ पढ़ा ही नहीं है उसके लिए 55 डेज इनफ। वो नहीं होता भाई। यहाँ पे 60 डेज़ नहीं हो रहा है, 40 डेज़, 20 डेज़, चैलेंज 10 डेज, ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। ठीक है, पढ़ा होगा, तैयारी हुई होगी, 55 डेज रिविज़न के लिए मस्ट है, हो जाएगा। गेम पलट सकता है, ज़्यादा बुरा हाल नहीं हुआ किसी का। इस सिचुएशन यहाँ आते थे ना 55 डेज से, आप ये सोचोगे आप बहुत वर्स्ट सिचुएशन में हो, ऐसा कुछ नहीं है। सब एक ही सिचुएशंस पे है। अब डिपेंड करता है यहाँ से कितने रिवीजन आप कर पाते हो। सर रिवीजन मतलब देखो, मैंने क्या बोला, 15 डेज का आपका फर्स्ट रिवीजन हुआ होगा, फिर 10 डेज लेके आओ उसको, फिर 5 डेज लेके आओ, और एग्जाम से पहले उसको 1.5 डेज कर देना। सर ये डायरेक्ट कर लूँ नहीं, यहाँ तक आते आते हैं ना आपको ये प्रोसेस से निकलना पड़ेगा। आप रिफाइन करोगे पॉइंट्स को, आप वापस रिटेन हो जाएंगे। कुछ पॉइंट यहाँ पढ़ते आपको 10% रिटेन हो जाएगा, जो आपको यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा, बस देखना पड़ेगा। यहाँ पढ़ते 30% रिटेन हो जाएगा, जो यहाँ नहीं पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पढ़ते 50% रिटेन हो जाता है अगर 3 रिवीजन हो गए होंगे मस्ट। 2 रिवीजन मिनिमम, मैक्स टू मैक्स 5 रिवीजन मैंडेटरी मांगता है जैसे एग्जाम में। मिनिमम 2 रिवीजन तो मांगता ही मांगता है। सर हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। बस पेशेंस रखना, आराम से रखना, टेंशन मत लेना, घबराना मत। कितने टाइम बचे, कौन क्या पढ़ रहा है, अपना बेस्ट दो। बस ये सोचो कि तुम उस आधे घंटे में कहीं खेलने जा रहे हो। ठीक है, 1 घंटा बनाओ नॉर्मल शेड्यूल्स का, टाइम का, रूटीन का, कि हाँ 1 घंटा वॉक पे चले गए, सॉन्ग सुन लिया, बातें कर लिया। बट उसके एक्स्ट्रा एडिशन में आप कुछ वेब सीरीज देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, तो आप खुद सोचो ना, आप वो आधा घंटा में कुछ मूवी देख रहे हो, कोई बंदा बैठ के आधा घंटा में रूम बंद करके पढ़ रहा होगा, ऊपर वाला भी देखता है कि किससे अपॉर्चुनिटी है, इसे या इसे, तो आपको खुद गिल्ट फील होगा, यार नहीं मैंने अगर आधा घंटे टाइम वेस्ट किया है ना, बगल वाला पढ़ रहा है ना, भाई उसे ही पास कराते हैं। ऐसा नहीं आएगा अंदर से, बट ये होता है। तो एक इक्वल रहो, 1 घंटा वो भी दे रहा होगा, 1 घंटा आप भी दो, और अपना बेस्ट लगाओ। खुद सोचो कि आपसे ऑलरेडी 50, 60, 70,000 स्टूडेंट्स लगे हुए हैं। अब उसमें से आपको 10% में आना है, तो भाई उनको तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। और सब लगे हुए हैं, बस इसमें से जो पीछे हल्का रह जाएगा वो पीछे रह जाएगा। तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, मोटिवेशन गाना लगाओ, 10 मिनट सुनो, आग लगाओ, तो वापस बैठ के चलो। सर आज क्या करने वाले हैं? आज वो करने वाले हैं जिसमें मैंने लास्ट के 10 दिन में अपने वीडियोस में ट्रेंड देख रहा था। MCQ की वीडियोस मेरे के ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, चलो मेरा भी मन किया कि MCQ वीडियोस बना दूँ। हाँ, मैंने बोला भी था कि MCQ वीडियोस कंसेप्ट है, सारा कंसेप्ट है। मैं इस वीडियो में कंसेप्ट ही कराने वाला हूँ। ठीक है, कॉन्सेप्ट ही कराऊंगा यहाँ पे। ठीक है, इधर उधर की बातें नहीं करूँगा, हाँ टिक लगा दूंगा ये बी आंसर होगा, ऐसे नहीं। कंसेप्ट कराते करते चलेंगे, जो रिवीजन भी हो जाएगा हमारा, और अच्छे खासे में MCQ भी 60-70 MCQ हम देख भी लेंगे आज। ठीक है, ऑलरेडी मैंने एक MCQ वीडियो डाल रखा था, इंक्वायरी, इंस्पेक्शन, ऑपरेशन इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया, 3 चैप्टर के मैंने MCQ डाल रखे थे प्रीवियस वीडियो में, लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। उसके बाद ये देख लेना, आपका पूरा MCQ कवर हो जाएगा, डाइजेस्ट ये भी केस सिनेरियोज हैं। सर वो जो बड़े बड़े आते हैं वो करना टाइम वेस्ट है। 2-3 रैंडम सैम्पलिंग बेसिस पे कर लेना। कैसे टैकल करना है वो मैंने एग्जाम टिप्स साइड वीडियो नंबर 2 में बनाया था, कि कैसे टैकल करना है। मैंने एक MCQ उठाया था और कैसे इसको टैकल किया था मैंने वो बताया था, तो वो देख लेना, हो जाएगा। 1-2 खुद से बना लेना या 5 बना लेना, ज़्यादा बनाने मत बैठ जाना। ये सब MCQ ये क्यों करवा रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। सब पूरा करवा दोगे, जितना होगा। मैंने पढ़ाया ना इतना चैप्टर्स, 2-3 चैप्टर छोड़ के, IBC नहीं पढ़ाया मैंने, अभी मीटिंग नहीं पढ़ाया, तो ये दोनों छोड़ के सारे MCQ करवा दूंगा मैं, और प्रॉपर करवाऊंगा, समझा के करवाऊंगा क्यों क्या रीज़न है। ऐसे नहीं बोलूँगा BCD, ऐसे नहीं करूँगा। ठीक है
सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड्स साथ, हो सके क्या पता इससे कुछ कंसेप्ट उनके भी क्लियर हो जाए। ठीक है, चलो स्टार्ट करें। हाँ सर स्टार्ट करो, एक बार वीडियो देख लेता हूँ क्योंकि वीडियो बड़ी होने वाली है, कुछ गड़बड़ हुआ तो वीडियो वेस्ट हो जाएगा मेरा। ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करें। हाँ स्टार्ट करते हैं सर। फर्स्ट क्वेश्चन, इन कंप्लायंस विद द कंपनीज एक्ट 2013 एटलीस्ट वन वुमेन डायरेक्टर शैल बी ऑन द बोर्ड ऑन द प्रिस्क्राइब्ड क्लास और क्लास ऑफ कंपनीज। Mr. Ria is keen to seek the office of women director in the company. Which of the following company is mandatory required to appoint a women director? सर किसे मैंडेटरी अपॉइंट होना पड़ता है? सुनो, मैंने बताया था लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी होता है वुमेन डायरेक्टर, बट अनलिस्टेड में पब्लिक कंपनी तो टर्नओवर 300 करोड़ और पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ एंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट वाली है। तो यहाँ पे और है, चाहे तो टर्नओवर 300 करोड़ टच कर जाए या पेड अप शेयर कैपिटल 100 करोड़ टच कर जाए, यहाँ भी वुमेन डायरेक्टर चाहिए होता है। फिर लिस्टेड कंपनी होती तो मैंडेटरी एक चाहिए, अगर लिस्टेड नहीं है तो अगर ये क्राइटेरिया सेटिस्फाई हो गया तो एक वुमेन डायरेक्टर चाहिए। सर क्या बोला है आंसर में? PQ लिमिटेड इज एन अनलिस्टेड कंपनी हुज पेड अप शेयर कैपिटल 150 करोड़। ठीक है, परफेक्ट, ये भी कंडीशन हो गया क्योंकि 100 करोड़ से ज्यादा या 100 करोड़ है। अनलिस्टेड है, लिस्टेड कंपनी को तो मैंडेटरी चाहिए ही चाहिए, इसमें देखना ही नहीं है। अनलिस्टेड कंपनी टर्नओवर 350 करोड़, तो देखो दोनों लिमिट में है। पहला वाला 100 करोड़ से ऊपर है, ठीक है, सेकंड थर्ड वाला 300 करोड़ ऊपर है, मतलब देखा जाए तो तीनों कंडीशन ठीक है, तो ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि लिस्टेड कंपनी में तो हम टर्नओवर क्राइटेरिया देखते हैं, लिस्टेड कंपनी तो मैंडेटरी चाहिए। अनलिस्टेड कंपनी आती है तो 100 300 देखते हैं, जबकि यहाँ पे 100 से ऊपर भी है, यहाँ 300 से ऊपर भी है, तो दोनों कंडीशन भी हो गई है, ये तीनों हो गया, तो भैया डी में ऑल ऑफ द अबव मार के आ जाना। परफेक्ट, चलो इसको साइड कर देता हूँ। Second question क्या है? कुटुंब एग्रो लिमिटेड, a newly incorporated company, has not mentioned the name of first director in an article of association. There are 8 subscribers to memorandum of association, including परिवार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। सर कुछ याद आ रहा है? फर्स्ट डायरेक्टर हमें पता है थंब रूल क्या होता है डायरेक्टर अपॉइंट करने का, OR इन GM, बट कंपनी का अभी GM हुआ ही नहीं है तो कोई तो फर्स्ट डायरेक्टर चाहिए। तो हमने क्या बताया था, अगर AOA में नेम है, AOA में अगर नेम दिया हुआ है कि हाँ मिस्टर A, मिस्टर B, मिस्टर C, मिस्टर D, मिस्टर E, मिस्टर F, मिस्टर G डायरेक्टर होने वाले हैं तो डायरेक्टर हो जाएंगे। अगर AOA में नहीं दिया हुआ है तो MOA के सब्सक्राइबर क्या हो जाते हैं? बाय डिफॉल्ट फर्स्ट डायरेक्टर हो जाते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस के जो है AO में नाम लिखा हुआ तो AO में सारे डायरेक्टर क्या हो जाएंगे? फर्स्ट डायरेक्टर। इफ AO में नाम नहीं लिखा हुआ तो MOA के सब्सक्राइबर हो जाएंगे फर्स्ट डायरेक्टर। सर AO में नाम नहीं लिखा हुआ था, ठीक है, हैज नॉट मेंशन द नेम ऑफ डायरेक्टर इन AO में नाम नहीं था, ये गया तो क्या बचा? ऑल सब्सक्राइबर टू MOA। अब सब्सक्राइबर टू MOA बचे तो 8 सब्सक्राइबर थे MOA, तो 8 के 8 तो डायरेक्टर बन जाएंगे, परफेक्ट डायरेक्टर बन जाएंगे। बट यहाँ पे ट्विस्ट था, ट्विस्ट क्या था? उसमें एक था परिवार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड। सर ओनली एन इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड एज डायरेक्टर। कंपनी कब से डायरेक्टर बनने लगी? याद आ रहा होगा आपको, सिर्फ एक पर्सन, एक जिंदा व्यक्ति पर्सन ही डायरेक्टर बन सकता है। यहाँ पे तो परिवार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, कंपनी कभी डायरेक्टर बन ही नहीं सकती। बाय डिफॉल्ट कह सकते हैं कि AOA में नहीं है तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के सब्सक्राइबर डायरेक्टर बनेंगे, बट उसमें एक परिवार एग्रो लिमिटेड आ गया तो वो डायरेक्टर कहाँ से बन जाएगा? तो ऑप्शन सुनो, ऑल 8, ठीक है, तो हाँ ऐसे हो सकता था, बट यहाँ पे परिवार नहीं होता तो मानते ही है, बट परिवार आ गया तो ये नहीं होगा। एक्सेप्ट परिवार एग्रो प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम शैल बी डीम्ड टू फर्स्ट डायरेक्टर। यस, मतलब सातों क्या हो जाएंगे? डायरेक्टर हो जाएंगे, एक्सेप्ट परिवार। क्यों? क्योंकि ये इंडिविजुअल नहीं है, ओनली एन इंडिविजुअल टू बी कॉल्ड एज एन डायरेक्टर। परफेक्ट, चलो थर्ड क्या है? देखो फास्ट में चल रहे, आराम से चल रहे, कंसेप्ट क्लियर करते चल रहे, ये इंपॉर्टेंट है हमारे। मैं मैं फन फैक्ट बताता हूँ। अभी मैं ना फर्स्ट टाइम ही मैं ये बनाया हूँ सारा, क्योंकि मैंने अपने एग्जाम टाइम भी ये सब बना के नहीं किया था। मैं कंसेप्ट पता था, मैं कंसेप्ट ठीक है हो जाएगा। जब मैंने फर्स्ट टाइम बनाया ना ये, तो मेरे को 2-3 क्वेश्चन ऐसे दिखे ना यहाँ पे जो थ्योरी में आ गए थे, मतलब डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ गए। तो सर MCQ क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आते हैं? यस आते हैं। जैसे मैंने FCRA का देखा 1 लाख रुपीज़ वाला, वो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ रखा था। एक क्वेश्चन और देखा था मैंने एंडेड सिटिंग फीस वाला, वो भी डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आ रखा था। तो सर ये MCQ कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्लियर होगा, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं। 2 क्वेश्चन मेरे को दिख गया बाई डिफॉल्ट, ठीक है, तो अभी करके जाना अच्छे से, इतना कर लो, कंसेप्ट समझ कर लो, हो जाएगा। द टर्नओवर ऑफ XYZ कंपोनेंट्स लिमिटेड एज ऑन डेट ऑफ लेटेस्ट ऑडिटेड फाइनेंस स्टेटमेंट 400 करोड़ रुपीस। टर्नओवर 400 करोड़ रुपीस है। एंटिमेटेड वैकेंसी ऑफ वुमेन डायरेक्टर ऑन 15 जून, ठीक है, 15 जून को क्या हो गया? वैकेंसी हो गया। परफेक्ट, ड्यू टू रिजिग्नेशन ऑफ मिस्टर स्वाति हमने क्या बोला? सुनो, जब भी वैकेंसी होता है तो कब तक फिल करनी चाहिए? मैक्सिमम कट ऑफ डेट क्या है? 3 मंथ
और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच वाज लेटर, मान लो 3 मंथ तुम्हारा यही खत्म हो गया 15 सितंबर को और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग वाला 15 दिसंबर को, तो 15 दिसंबर तक लास्ट कट ऑफ डेट है कि वहां तक इंडिपेंडेंट एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं जो वैकेंसी हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, 15 जून को वैकेंसी हुआ, रेजिग्नेशन मिस्टर स्वाति का, इमीडिएट बोर्ड मीटिंग आफ्टर रजिस्ट्रेशन होल्ड हुआ 10 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर को क्या हुआ, बोर्ड मीटिंग हेल्ड हुआ। तो सब पहले 3 महीने कब खत्म हो गए, 15 जून, 15 जुलाई, 15 अगस्त, 15 सितंबर। सब 15 सितंबर तक टाइम तो नहीं, 15 सितंबर और नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कब हुआ है, 10 अक्टूबर। तो विच वाज लेटर, दैट इज 10 अक्टूबर। ठीक है, तो लेटर क्या होगा, 10 अक्टूबर। ठीक है, क्या बोला, देखो क्वेश्चन भी याद रखना, फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन चूज द वन विच इंडिकेट द डेट बाय विच वैकेंसी, कितना डेट, मैक्सिमम डेट क्या होगा, 10 अक्टूबर। सर नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग हो जाता है 15 जुलाई, बट यहाँ पे पॉइंट नहीं होता, तो मैक्सिमम डेट क्या होता है, 15 सितंबर। तो सिंपल सी बात है, 3 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ रेजिग्नेशन और नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग विच एवर इज लेटर। सर 4, सर सेक्शन 151 का क्वेश्चन है ये, एसएसडी स्मॉल शेयर डायरेक्टर्स। सर किसको अपॉइंट करना पड़ता है, देखो लिस्टेड कंपनी में मैंडेटरी नहीं है, देखो लिस्टेड कंपनी में स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंट होता है, बट ये ऑब्लिगेशन नहीं है लिस्टेड कंपनी को कि स्मॉल शेयर डायरेक्टर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, इट्स मे लिखा वहां पे मे। तो सर याद रखना, पहले लिस्टेड कंपनी को स्मॉल शेयर डायरेक्टर होता है। सर कितने लोग नोटिस लेके जाएंगे, 1000 स्मॉल शेयर होल्डर्स और 1/10 ऑफ जो भी नंबर टोटल नंबर ऑफ स्मॉल शेयर होल्डर्स है। सर स्मॉल शेयर कौन होते हैं, जिनकी फेस वैल्यू 20,000 रुपीज तक होती है। सर यहाँ पे कितने लोग लेके गए, देखो आराम बताऊंगा, देखो 50,000 स्मॉल शेयर होल्डर्स थे पूरा कंपनी में, परफेक्ट, जिसका 20,000 तक फेस वैल्यू होता है। उसमें से 750 उसने क्या किया, नोटिस दिया, 750 ने नोटिस दिया, क्या ये परफेक्ट है, सुनो 1000 चाहिए हमें, लॉ बोलता है, और 1/10 ऑफ 50,000। सर 1/10 ऑफ 50,000 क्या होगा सर, 5,000। तो 5,000 और 1,000 पीछे वही लोअर, तो 1,000 भी होता तो चलता, बट यहाँ पे 750 ही लोग लेके गए। तो ये सही है, देखो नोटिस सर्वाइस स्मॉल शेयर इज वैलिड तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 1000 या 5,000 दोनों में से कोई एक चाहिए था, लोअर में 1000 तो हुआ ही नहीं, क्योंकि 750 ही लेके गए थे। नोटिस सर्वाइस 750 शेयर इज नॉट वैलिड, ठीक है, ये सही लग रहा है। एंड अमर फर्नीचर फिक्सर लिमिटेड सेल अपॉइंट विशाल, एक सेकंड, एज ए स्मॉल शेयर डायरेक्टर ओनली विद इक्वेशन ऑफ 1000 शेयरहोल्डर्स। यस, क्या बोला मैंने, 1000 होता तो चलता, ठीक है, यहाँ पे 1000 हुआ है तो चलेगा। यहाँ पे क्या है, नॉट वैलिड, क्योंकि 5,000 चाहिए, 5,000 तो चाहिए नहीं, क्योंकि 1000 और 5,000 नीचे वही लोअर, तो 1000 भी होता तो चलता। यहाँ पे 7,500 की बात ही नहीं है, तो ये बी, ठीक है, बी। क्यों, क्योंकि 1000 और 5,000 और 1/10 नीचे वही लोअर, 1000 भी होता तो चलता, इसलिए 750 वैलिड नहीं है, कम से कम 1000 चाहिए था। ठीक है, 5 नंबर क्या है, सुनो 5 नंबर क्या है। 5 में बोलता है कि मिस्टर क्यू डायरेक्टर पीक्यू लिमिटेड के, वो फॉरेन टूर पे जा रहे हैं, फॉरेन टूर पे जा रहे हैं जो 4 मंथ्स का है। तो याद रखना, अल्टरनेट डायरेक्टर उनके लिए होता है जो 3 मंथ या उससे ज्यादा फॉरेन टूर पे जाते हैं। 3 मंथ से कम पे जाते हैं तो अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं होता, पहला क्रक्स दिमाग में याद होना चाहिए। ठीक है, 3 मंथ का फॉरेन टूर होना चाहिए, तो यहाँ पे 4 मंथ है, चलेगा, अल्टरनेट डायरेक्टर आ सकता है सेक्शन 161, ठीक है, के तहत। अब इसने क्या बोला, He proposed to appoint Mr. Y as an alternate director. Mr. Q ने प्रपोज किया कि Mr. Y को alternate director बना दो, जो उसके behalf में वर्क करेगा, absence में वर्क करेगा। The article of session PQ Limited provide appointment of alternate director. Mr. Q claimed that he has right to appoint. Mr. Q ने बोला कि वो अपॉइंट कर सकता है। हम बोलेंगे Mr. Q, थप्पड़ लगाएंगे, बोलेंगे भाई तुम्हें पावर नहीं है, पावर किसे है, if AOA confers powers to board of directors. इफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ कंपनी में इंटरनल रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं उसमें लिखा हुआ है कि बोर्ड अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, तो बोर्ड करेंगे। तो यहाँ पे जो क्यू है ना, ये क्या है, ये बोर्ड है नहीं, ये तो सिर्फ सिंगल डायरेक्टर है। तो सिंगल डायरेक्टर कभी अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करता है, एक पूरा बोर्ड करता है, बोर्ड। तो यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन आता है सर, क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव में आता है। तो मिस्टर क्यू क्लेम दैट इज राइट टू अपॉइंट, नहीं भाई तुम्हें राइट नहीं है, राइट किसे है, बोर्ड को। बोर्ड क्या होता है, डायरेक्टर का ग्रुप होता है। तो क्लेम मेड बाय मिस्टर क्यू अपॉइंट टू मिस्टर वाई एज अल्टरनेट डायरेक्टर इज नॉट वैलिड, ठीक है, परफेक्ट। एज द अथॉरिटी टू अपॉइंट डायरेक्टर हैज बीन वेस्टेड इन द बोर्ड ओनली इफ AOA gives power to board, ठीक है। क्लेम मिस्टर वाई टू अपॉइंट एज अल्टरनेट डायरेक्टर इज वैलिड तो है ही नहीं। अल्टरनेट इन प्लेस ऑफ सी से प्रेजेंट 4 than 3 months. Mr. Y cannot be appointed certain actor in place of Mr. C. Sign Mr. K is proceeding for 4 months which is less than the required. कुछ required नहीं है, 9 months ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो B नंबर याद रखना, परफेक्ट। चलो अब क्या है, मिस्टर नागार्जुना वन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ NGT लिमिटेड ड्यू टू हिज ओन बिजनेस डिसाइड टू रिजाइन एज डायरेक्टर एंड अकॉर्डिंगली सेट हिज रेजिग्नेशन लेटर। 12 जून को उसने क्या भेजा, रेजिग्नेशन लेटर भेजा टू द कंपनी। रिजाइन कब से करना चाह रहा था वो, 15 जून, ठीक है। हमने क्या पढ़ा था रेजिग्नेशन में, जब वो डेट स्पेसिफाइड कर दे रेजिग्नेशन लेटर में और
जब रेजिग्नेशन लेटर कंपनी को रिसीव हो, विच एवर इज लेटर, सेम एज लेटर ऑफ इंटरमीडिएट वैकेंसी वाला था, तो 15 जून उसने स्पेसिफाइड किया, बट कंपनी को रिसीव क्या हुआ, ठीक है, एमजीटी मैकेनिक्स लिमिटेड रिसीव इज ऑन 18 जून, तो 18 जून, तो सर लेटर क्या हुआ दोनों में से, लेटर क्या हुआ 18 जून, तो 18 जून को क्या होगा, द करेक्ट डेट फ्रॉम विच रिजाइन इफेक्टिव 18 जून, तो ठीक है, डेट जब उसने जिसको रिजाइन करना, बात को मेरे को रिजाइन करना है, आज डेट मान लो 21 मार्च है, मैंने लिख दिया रिजिग्नेशन लेटर में कि मैं 25 मार्च से रिजाइन कर रहा हूँ, बट कंपनी को वो लेटर रिसीव हुआ 26 मार्च से, तो डेट ऑफ रिजिग्नेशन क्या माना जाएगा, 25 या 26, जब कंपनी को रिसीव हुआ, जब कंपनी को इंटीमेट हुआ, ठीक है, तब परफेक्ट। चलो एक इंडिपेंडेंट एक्टर का क्वेश्चन था, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, सिंपल से बता देता हूँ। ये देखो इंडिपेंडेंट एक्टर, सुनो क्या था, इंडिपेंडेंट एक्टर क्या होता है, जो बायस ना हो, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन में क्या था ना, ये जो इंडिपेंडेंट एक्टर था ना, इंडिपेंडेंट एक्टर ये एक्टिंग एज लीगल एडवाइजर के रूप में काम कर रहा था, ठीक है। तो हमने पढ़ा है कि लीगल एडवाइजर, मैनेजिंग पार्टनर, ये कहीं भी बायसनेस दिख जाए ना, वो इंडिपेंडेंट एक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता, ठीक है। तो HCL Pharma cannot appoint Mr. as an independent actor as he is managing partner of the firm which is legal advisor to इतना, ठीक है। तो लीगल एडवाइजर था, बायसनेस उसका हो रहा था, तो एज ए इंडिपेंडेंट एक्टर काम नहीं कर सकता, ठीक है। इजी था ये, ज़्यादा हार्ड नहीं था, नॉर्मल समझ आएगा। कैन अपॉइंट हो ही नहीं सकता, कैन अपॉइंट मैनेजिंग पार्टनर विच इज लीगल एडवाइजर कंपनी, ठीक है। चलो 8 नंबर क्या है, और इंडिपेंडेंट एक्टर मैंने अपने क्लासेस में भी समझाया नहीं, तो मैं उनके लिए वीडियो बना रहा हूँ जो क्लासेस प्रॉपर देख रहे हैं या नहीं भी देख रहे हैं, तो ये कंसेप्ट इजी समझ आएंगे, ठीक है। अब 8 में क्या है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ एमएनओ फार्मा लिमिटेड इज विलिंग टू अपॉइंट मिस्टर आर ए क्वालिफाइड कॉस्ट अकाउंटेंट हैविंग 15 ईयर ऑफ रिच इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस एज एन एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। 161 के तहत एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, कब, जब एओए कन्फर्म्स पावर्स टू बोर्ड टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, सेम है, एओए कन्फर्म्स पावर टू बोर्ड टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, एओ कन्फर्म्स पावर टू बोर्ड टू अपॉइंट अल्टरनेट डायरेक्टर, सेम है, सेम सब नॉर्मल सेम, नॉमिनी डायरेक्टर सेम चल रहा है। तो यहाँ पे क्या कर सकता है, ठीक है। तो क्या बोला, स्पेशल रिजोल्यूशन इज रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है, ऑर्डिनरी रीजन कुछ नहीं है, ओआर ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या बोला, आर्टिकल कन्फर्म्स पावर टू बोर्ड टू अपॉइंट एडिशनल डायरेक्टर, दिस वन, ठीक है। तो नॉर्मली एडिशनल अल्टरनेट क्या रखना, एओए जब पावर बोर्ड को देगा ना, तभी अपॉइंट हो सकता है एडिशनल डायरेक्टर या अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। द बोर्ड हैज द पावर, बोर्ड के पास पावर नहीं है, पर जब तक एओए उसको पावर ना दे, बोर्ड ऐसे चिल्ला नहीं सकता है, एओए पावर देगा बोर्ड को, इंटरनल रूल्स रेगुलेशन पावर देंगे बोर्ड को, तभी बोर्ड अपॉइंट कर सकता है इंटरनल डायरेक्टर या एडिशनल डायरेक्टर, ठीक है। 9 देखो, यहाँ से डिस्क्रिप्टिव बना है, ठीक है। तो क्या है 9 में खेल क्या है, सुनो, मिस्टर जेड, ठीक है, इज प्रपोज टू अपॉइंट एज अ डायरेक्टर इन RLP मैकेनिक्स लिमिटेड, ठीक है। इट इज नोट वर्दी दैट मिस्टर जे ऑलरेडी होल्ड डायरेक्टरशिप इन 1 डोरमेंट कंपनी, ठीक है, 2 सेक्शन 8 कंपनी, परफेक्ट, 8 पब्लिक लिमिटेड, परफेक्ट, 9 प्राइवेट लिमिटेड, परफेक्ट। हाउएवर आउट ऑफ द 9 प्राइवेट लिमिटेड 2 आर सब्सिडरी ऑफ पब्लिक लिमिटेड। अब हमने क्या बोला था, वो प्राइवेट लिमिटेड भी पब्लिक बन जाती है जो किसी पब्लिक की सब्सिडरी हो या किसी पब्लिक की होल्डिंग हो। तो ये इसमें से 9 तो प्राइवेट थी, बट 2 क्या थी, दो यहाँ पे हटा के यहाँ लिखता हूँ, 2 क्या थी, 2 किसी पब्लिक की सब्सिडरी थी, तो भैया ये भी पब्लिक बन जाएगी, 2 भी पब्लिक बन जाएगी, मतलब क्या बचे 7 प्राइवेट, 9 में से 2 पब्लिक, तो टोटल पब्लिक कितना हो गया 8 और प्लस 2 इक्वल टू 10। सर हमने क्या पढ़ा सेक्शन 165 में, मैक्सिमम एक डायरेक्टरशिप होल्ड कर सकता है 20 कंपनीज में, जिसमें मैक्सिमम पब्लिक हो सकता है 10, 20 कंपनीज में एज ए टोटल, इसमें मैक्सिमम पब्लिक क्या होगा 10 होगा, और एज ए नॉर्मल प्राइवेट 10 ले सकता है, या मान लो जो भी ले सकता है 9, 8 करके 7 करके, बट पब्लिक 10 से नहीं जाना चाहिए। अब मिस्टर इट इज पॉसिबल टू फॉर मिस्टर जे टू एक्सेप्ट अनदर डायरेक्टरशिप इन RM मैकेनिक्स लिमिटेड। सर ये पब्लिक कंपनी है, देखो लिमिटेड लगा रखा है, ये तो नॉर्मली आप IPCC डेज में पढ़े होंगे, जिसमें लिमिटेड लगा, जिसमें प्राइवेट लिमिटेड लगा वो पब्लिक। तो सर ये बोला कि क्या एक और पब्लिक एक्सेप्ट कर सकती है, नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 8 थी, फिर 9 ऐसी प्राइवेट थी, 9 प्राइवेट थी, इसमें 2 पब्लिक की सब्सिडी थी, तो वही पब्लिक बन गई, तो 8 + 2 10 हो गया। सर एक और लेने जा रही मतलब 11, तो भाई 11 कर ही नहीं सकती, मैक्सिमम पब्लिक 10 ही हो सकता है, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू फॉर मिस्टर जे टू एक्सेप्ट अनदर डायरेक्टरशिप इन RLP मैकेनिक्स लिमिटेड, इज ऑलरेडी होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 8 पब्लिक कंपनीज एंड 2 प्राइवेट कंपनीज विच इज सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, में टोटल मिला के 10 हो गया। अब 10 हो गया तो 11 हो ही नहीं पाएगा। इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट, नहीं एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इज पॉसिबल टू एक्सेप्ट नहीं कर सकता, सिंस ऑलरेडी डायरेक्टरशिप इन 20 कंपनीज, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नॉर्मली अच्छा कंक्लूजन ये हुआ, इट इज नॉट पॉसिबल, नहीं कर सकता, ठीक है, ठीक है सर। 10 नंबर क्या था,
सुनो, नेशनल सॉफ्टवेयर लिमिटेड है गवर्नमेंट कंपनी, क्या थी? गवर्नमेंट कंपनी विथ 14 डायरेक्टर्स, 14 डायरेक्टर्स थे एंड डिजायर टू अपॉइंट 2 और मोर, तो 16 हो गया, ठीक है। और सुनो इसका क्रक्स बता देता हूँ, सुनो ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था ये था। हमने क्या पढ़ा था? मैक्सिमम कंपनी में कितने डायरेक्टर हो सकते हैं? 15, 15 ज़्यादा अपॉइंट करना तो कर सकता है, बट थंब रूल चेंज हो जाएगा, मतलब एसआर पास करके 50 से ऊपर अपॉइंट कर सकते हैं सर, सब कंपनी को है, हाँ एक्सेप्ट गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी चाहे तो अपना कंपनी में डायरेक्टर 28 भी कर सकती है, कोई एसआर पास नहीं करना पड़ेगा। बट इसके अलावा कोई और कंपनीज होती तो नॉन प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी होती, 15 से ऊपर अपॉइंट करना है तो कर सकती है, मना नहीं है। 15 से 15 तो मैक्सिमम लॉ बोला कि मैक्सिमम 15 तक कर सकते हो, ओआर पास करके थंब रूल में। 15 से ऊपर जाना है तो एसआर पास कर देना, बट गवर्नमेंट कंपनी 15 से ऊपर जाना चाहती है उसके लिए भी एसआर होगा नहीं, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया, तो ठीक है। तो मैक्सिमम 15 एक्सीड होता है तो एसआर पास करना पड़ता है, बट एग्जेम्प्ट कर दिया गवर्नमेंट कंपनी को। बट याद रखना क्वेश्चन और ट्विस्ट हो सकता है, बट वो गवर्नमेंट कंपनी ने कोई डिफॉल्ट ना किया हो। डिफॉल्ट कहाँ पे? फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न और MGT 7 और AOC 4, एनुअल रिटर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या इन अ व्यू ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनीज आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम द प्रोविजन which limit the maximum number of directors a company can appoint 2 or more directors, thus the total number of director 16 from the present to 40, 14 से 16 हो सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एसआर पास नहीं करना पड़ेगा, कोई एसआर नहीं पास करना होगा, ठीक है, ओआर भी नहीं पास करना पड़ेगा, ठीक है। वायलेट ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मली डी है, ठीक है। चलो ये फर्स्ट चैप्टर का हमने देख लिया। नॉर्मली आज पूरा कंबाइन करके हम देख लेंगे कितने एमसीक्यू कर सकते हैं, सब प्रॉपर कंसेप्ट वाइज चल रहा हूँ मैं, ठीक है, प्रॉपर कंसेप्ट वाइज, जितना मैं कंसेप्ट समझा सकता हूँ समझा रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू द नॉन कंप्लायंस ऑफ सर्टेन रिक्वायरमेंट्स ऑन द कंपनीज एक्ट 2013 नॉट अमाउंट टू फ्रॉड, सीखा इतना लिमिटेड और रीस्टेट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा चैप्टर 2 मैनेजर रेम्युनरेशन याद आ रहा होगा, कंपनी रीस्टेट कर सकती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कोई भी फ्रॉड के हिसाब से बना होगा तो, या रेम्युनरेशन मान लो कि नेट प्रॉफिट के हिसाब से मिलता है, नेट प्रॉफिट एक्सीड कर गया, फ्रॉड किया गया तो रीस्टेट कर सकती है, ठीक है। सर इसमें क्या लिखा? आफ्टर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर रीस्टेट इज फाउंड इन मिस्टर कुमार द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दैट पीरियड हु इज नाउ रिटायर्ड। अब वो रिटायर हो चुके थे तो हु वाज पेड एक्सेस रेम्युनरेशन टू एक्सटेंड 5 लाख रुपीज। तो सर मैंने क्या बताया, अगर उस टाइम उसको कुछ भी एक्सेस रेम्युनरेशन मिला होगा ना, भले वो बंदा आज रिटायर क्यों ना हो गया हो, या तो एक्स एम्प्लॉय होगा या तो प्रेजेंट एम्प्लॉय होगा, सबको वापस करना होगा पैसा। एक्सेस की बात कर रहा हूँ, एक्सेस एक्सेस एक्सेस, ये नहीं बोल रहा कि उसको मिला वो रेम्युनरेशन, नहीं एक्सेस वाला। मान लो कि 10% ऑफ नेट प्रॉफिट हो रहा था 1 करोड़ रुपीज, उसने कर दिया नेट प्रॉफिट को बढ़ा के इतना कर दिया कि उसको 10 करोड़ मिल गया, तो एक्सेस क्या हो गया? 1 करोड़ 10 करोड़ में एक्सेस क्या हो गया? 9 करोड़ रुपीज। तो ये 9 करोड़ उसको रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। सुनो, एक्सेस रेम्युनरेशन ऑफ 5 लाख पेड टू मिस्टर कुमार एक्स MD, सर एक्स पास्ट या प्रेजेंट, अगर एक्सेस मिला तो भाई रिफंड करना पड़ेगा। शैल बी रिकवर इरिस्पेक्टिव ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द कंपनी, रिटायरमेंट हो भी गया तभी नहीं चलेगा, ठीक है। तो सर पहला आंसर क्यों नहीं लगाया आपने? एक्सेस रेम्युनरेशन 5 लाख पेड टू मिस्टर एक्स कैन नॉट बी रिकवर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, हम रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। ओनली 2.5 लाख, ऐसा कुछ नहीं पड़ा कि 50% ही रिकवर होगा, फुल रिकवर कर सकते हैं भाई। ओनली 25% ऐसा कुछ नहीं है, तो 25% 50% कुछ नहीं है, और रिकवर नहीं कर सकते ऐसा नहीं है, रिकवर कर सकते हैं चाहे वो एक्स हो या प्रेजेंट हो, ठीक है। चलो सर 12 क्या है? 12 देखो, 12 ऐसा कोई पॉइंट है नहीं कहीं पे, बट याद करने से समझ लो क्या है कि MD का क्या ड्यूटी है, तो टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैपेबल हॉस्पिटल सर्विस लिमिटेड, ठीक है। ये बस याद कर लो, देखो इसमें बुक में भी बहुत कम चांसेस ये मिलेगा, एक याद कर लेना, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर Capable Hospital Service Limited has entrusted Mr. Vikas, the newly appointed MD of the company, with some powers. How Vikas is not interested in discharging administrative functions, इतना out of the following 4, which is one is correctly applicable in relation to function of Mr. Vikas, the MD. तो MD का correctly function क्या होगा? MD correctly function क्या है? To sign the financial statement, ठीक है। To draw and endorse any bill which exceed 1 लाख से ऊपर, ऐसा कुछ नहीं है, ये AO में डिराइव होता है, ये इंटरनल रूल्स रेगुलेशन है कि 1 लाख से ऊपर हो जाए या 5 लाख से ऊपर हो जाए तो AO में डिराइव होगा कि हो सकता है यहाँ पे मैनेजर को मिल सकता है काम, WTD को मिल सकता है, ठीक है। तो लेकिन MD का काम क्या है, पावर क्या है? टू साइन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कैपेबल हॉस्पिटल सर्विस लिमिटेड, ठीक है, साइन कर सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ठीक है सर। सर देखो पूरा पढ़ रहे हो क्वेश्चन, देखो मैं क्वेश्चन पढ़ चुका, मैं को क्रक्स बता रहा हूँ क्वेश्चन के, ठीक है। 13 में क्या है? मिस्टर जोसेफ डैनियल होल्डिंग इट्स ऑफिस ऑफ फुल टाइम डायरेक्टर इन चोको चिप्स लिमिटेड, ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब क्या वो उसने क्या किया? 72 का एज अटेंड कर लिया। सामने क्या पड़ा था? 21 ईयर से कम 70 एज अटेंड कर लिया, तो वो एग्जीक्यूटिव पर्सन नहीं बन सकता, MD WTD डायरेक्टर नहीं बन सकता, जैसे एग्जीक्यूटिव पर्सन डायरेक्टर नहीं बन सकता। बट मान लो कि 70 का हो गया, अब अनिल कपूर टाइप का बंदा है, अनिल कपूर बोलेगा मैं तो फिट हूँ, प्रॉपर हूँ, मेरा दिमाग में प्रॉपर चल रहा है, मेरे को क्यों भगा रहे हो भाई? सही बात है। तो
या रतन टाटा जी कुछ भी हो गए, तो लोग बोलेंगे मैं तो प्रॉपर डिसीजन ले रहा हूँ। नॉर्मली लॉ ने क्यों बनाया कि लॉ को लगता है 70 साल का होगा तो एग्जीक्यूटिव पर्सन एग्जीक्यूटिव टाइम काम नहीं कर सकता, मतलब बैग लेकर ऑफिस नहीं आ सकता, बैठ नहीं सकता, काम नहीं कर सकता, ऐसा कुछ नहीं, मिथ है। तो 70 ईयर का हो गया अनिल कपूर जी, 72 ईयर का हो गया, वो बोले कि मैं तो अभी मैनेजिंग डायरेक्टर का पद ले सकता हूँ, मैं काम कर सकता हूँ, तो क्या कर सकता है? तो लॉ ने पहले मना कर दिया कि 70 ईयर का जो अटेंड कर लिया उसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर से हटा दिया जाएगा, मतलब एमडीडी डब्ल्यूटीडी हटा दिया जाएगा। बट लॉ ने बोला इफ एसआर पास हो जाता है ना तो उसको हम रख लेंगे, ठीक है। बट सर एसआर पास नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन क्या बोला, जो उसको फेवर में वोट गया ना वो एक्सीड कर गया होंगे अगेंस्ट के, मान लो अगेंस्ट में 49 गया, फेवर 50 गया, तो भैया फेवर में एक्सीड कर गया ना तो ये भी चलेगा, प्लस सीजी का अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो दो केस है, या तो एक एसआर पास कर दो या तो आप फेवर वोट को एक्सीड कर दो अगेंस्ट वोट के, प्लस सीजी का अप्रूवल ले लो। तो ये साथ में और ये अकेला है, मतलब एक एसआर पास करके चाहो तो 75% वोटिंग से भी उसको वापस कर सकते हो, अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है। तो देखो मिस्टर हैज अटेंडेड दैट ही कैन वैल्यू अपॉइंट मैंडेट डायरेक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, रिकमेंडेशन कुछ नहीं है, ऐसा पास करना पड़ता है, ठीक है। हैज अटेंडेड क्या कैन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकता है। In spite of the fact Mr. Vanilla Sequoia has attained the age of 72 years, he can be validly appointed as managing director by the कितना था, but through passing SR in GM, ठीक है। In spite Mr. Vanilla attained he can be validly appointed managing director if it meeting, ऐसा कोई NCLT नहीं जाना पड़ता है, SR in GM। बट सर ऐसा भी पास नहीं हुआ तो सेकंड ऑप्शन भी है हमारे पास, ठीक है, वोट फेवर एक्सीड वोट अगेंस्ट प्लस सीजी का अप्रूवल, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो सी लगा के आना, ठीक है। सर 14 क्या है, 14 बहुत ईजी है। सो 14 क्या है, सुनो 14 क्या है, हमने क्या पढ़ा था, एग्जीक्यूटिव पर्सन डब्ल्यूटीडी एमडी मैनेजर कितने साल के पॉइंट होते हैं, 5 साल के लिए। सर रीअपॉइंट हो सकते हैं, यस रीअपॉइंट हो सकते, कितने टाइम हो सकते हैं, सर कब रीअपॉइंट कर सकते हैं, भाई उसको रीअपॉइंटमेंट की खुशखबरी देना है कब, जब उसका 4 साल का टेन्योर खत्म हो जाए। मतलब सर नहीं समझ आया, देखो मिस्टर जून ऑन जून इतना मिस्टर अनिल मेहरा वाज अपॉइंटेड द मैनेजर ऑफ द पीक्यूआर लिमिटेड, तो हाँ डब्ल्यूटीडी एमडी मैनेजर एग्जीक्यूटिव पर्सन होता है, एग्जीक्यूटिव पर्सन है, ठीक है, फॉर ए पीरियड ऑफ 5 years, यस 5 year के लिए अपॉइंट होता है। कंसिडरिंग इज परफॉर्मेंस एंड डेडिकेशन, अच्छा काम कर रहा था, द मैनेजमेंट कंपनी डिसाइड टू रीअपॉइंट। अब रीअपॉइंट करना था, आउट ऑफ द फॉलोइंग 4 ऑप्शन चूज द वन विच इंडिकेट द डेट ऑन विच रीअपॉइंटमेंट शुड बी कंसिडर्ड वैलिड। एक डेट बताओ जहां पे रीअपॉइंट वैलिड होता है, हमने पढ़ा था, सुनो सॉरी हमने क्या पढ़ा, सुनो 1 ईयर पहले उसको खुशखबरी देना है, मतलब 20 जून 2017 को अपॉइंट हुआ ना, तो 5 साल कितने हो गए इसके, 20 जून 2022, तो सर कब उसको खुशखबरी देना रीअपॉइंटमेंट का, 1 ईयर पहले, मतलब 20 जून 2021 से लेके 20 जून 2022, इस बीच में क्या कर दूं, खुशखबरी दे दो। सर यहाँ पे खुशखबरी दे सकते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ठीक है। तो सर डेट क्या सही लग रहा है आपको, 24 जून 2021 सही लग रहा है, क्योंकि 20 जून के बाद ही 24 जून आया होगा, यहाँ पे आया होगा, तो सही लग रहा है, इस डेट के बीच में। सर 1 फरवरी 21 नहीं, तो यहाँ पे आ गया, 12 मार्च 2020 यहाँ आ गया, 10 मार्च 2020 यहाँ आ गया, सर परफेक्ट क्या हुआ, 24 जून 2021, 1 ईयर पहले खुशखबरी दे दूँ, ठीक है। सर 50 नंबर, सर इसका देखो सिंपल सी बात कर सकता हूँ, देखो इतना लंबा पढ़ के कोई फायदा नहीं, आप पढ़ोगे आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं आपके लिए तो लेके आया हूँ क्लास ये वाला, ठीक है। देखो कंपनी में एमडी अपॉइंट है, तो हमने क्या पढ़ा था, अगर कंपनी में एक एमडी है तो 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट मिलता है उसको, ऑफ नेट प्रॉफिट, याद है एग्जाम में कंफ्यूज हो सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट पे, ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है। सर एमडी भी है कंपनी में और डब्ल्यूटीडी भी है, सर फिर कितना मिलेगा, इफ मोर देन 1 है ऐसे तो भैया 10% ऑफ मैक्सिमम मिलता है, ठीक है, तो 10% ऑफ मैक्सिमम नेट प्रॉफिट मिलेगा। मिस्टर आफ्टर द मिस्टर रवियांश एज मैनेजिंग डायरेक्टर, सिंस द कंपनी हैज बोथ होल टाइम डायरेक्टर एज वेल एज मैनेजिंग डायरेक्टर, अब कंपनी के पास डब्ल्यूटीडी भी हो गया, एमडी भी हो गया, मतलब एक से ज़्यादा हो गया, तो हमें पता है एक से ज़्यादा हो गया, तो अकेला कोई रहता तो 5% मिलता, अदरवाइज 10% ऑफ नेट प्रॉफिट मिलेगा, दोनों को बटेगा, जो भी प्रोपोर्शन होंगे, ठीक है। सर एक कॉन्सेप्ट और आया था, पर्सन रेसिडेंट इंडिया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, प्रोपोर्शन करके याद आ रहा होगा कि कोई भी डायरेक्टर इंडिया में कोई भी कंपनी बनती है ना, उसमें एक डायरेक्टर रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए, रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। तो तरुष मैकेनिकल प्रोडक्ट लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली हैज 3 डायरेक्टर अरुण वरुण स्मृति, जो विजिटिंग करते हैं, फॉरेन टूर पे विजिट करते रहते हैं, इन ऑर्डर डेवलप सिक्योर बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफ द कंपनी, एटलीस्ट वन ऑफ डायरेक्टर मस्ट इंडिया फॉर ए स्पेसिफाइड पीरियड, यस सर 182 डेज का स्पेसिफाइड पीरियड है, कम से कम रहना चाहिए, अदरवाइज पूरा साल में कंपनी हाफ ही साल के बीच में इनकॉर्पोरेट हुई है तो एज ए प्रोपोर्शन निकाला जाता है, हमने क्वेश्चन देखा था इसका, ठीक है। टू रिकॉन एज रेसिडेंट डायरेक्टर फॉर द फाइनेंशियल एडवाइस द कंपनी बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। सर एक बात बताओ, इनकम टैक्स में पढ़ते प्रीवियस ईयर में, सर इसमें यहाँ पे प्रीवियस ईयर नहीं, यहाँ पे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, मान लो कंपनी 1 अक्टूबर को बनी, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च बीच में कोई 180 डेज के तक होना चाहिए। सर कंपनी तो साल भर हुई नहीं, 6 महीने हुए, तो 6 महीने का प्रोपोर्शन निकाल लेना, एटलीस्ट 91 डेज तो होना चाहिए इसका, ठीक है। तो ऐसा प्रोपोर्शन निकाल के चेक कर लेना, या साल भर हो रहा कंपनी तो साल भर लेकर चेक कर लेना,
प्रीवियस ईयर नहीं, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो पीरियड स्पेंट इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर नहीं होता है। टोटल 50% ऑफ पीरियड स्पेंट इंडिया ड्यूरिंग द 1920 50%, ऐसा कुछ नहीं है। पीरियड स्पेंट इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर नॉट प्रीवियस ईयर। और कंसेप्ट ऑफ प्रोपोर्शनल भी आएगा यहाँ पे। मान लो कंपनी बीच में बनी है फाइनेंशियल ईयर के, तो प्रोपोर्शनल निकाल लेंगे हम, चेक कर लेंगे। मतलब मान लो 35 डेज बनी है, इंडिया में रही है, वो डायरेक्टर रहा है, कंपनी को बने हुए इंडिया में 120 डेज हुआ, तो 365 निकाल लेंगे। क्या ये 182 डेज के पास पहुंच रहा है कि नहीं पहुंचा, ये चेक कर लेंगे 365 डेज से कंपेयर करके। तो ये आगे क्वेश्चन बन सकता है ऐसा, ठीक है। चलो वेट, चलो कॉल आ गया था, चलो आगे बढ़ते हैं। 70 नंबर में क्या है, मिस्टर अभिषेक हैज बीन इन फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट ऑफ F&I लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है, वर्किंग एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर चलो कुछ कंसेप्ट बताता हूँ आपको। चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कहाँ पे आता है, KMP में आता है। तो सर एक बात याद रखना, कोई भी पर्सन अगर एक कंपनी में KMP का पोजीशन होल्ड किया हुआ है, तो अदर कंपनी में वो KMP का पोजीशन होल्ड नहीं कर सकता एज एन एनी वे। मतलब जैसे आप इस कंपनी में CFO हो तो अगले कंपनी में MD नहीं बन सकते हैं, इस कंपनी में WTD हो तो अगले कंपनी में मैनेजर नहीं बन सकते, ऐसा कंसेप्ट है। एज अ KMP नहीं बन सकते अगले कंपनी में, ठीक है, एक्सेप्ट वो सामने वाली कंपनी आपकी सब्सिडरी होगी तो चलेगा, ठीक है। तो CFO इज ए KMP, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर क्या होता है, KMP होता है। एंड WTD इन सब्सिडरी इज अलाउ। सर अगर सब्सिडरी नहीं होता तो अलाउ नहीं होता। मतलब एक में तुम CFO हो, एक में तुम WTD बनने हो, दोनों तो KMP के डेफिनेशन में आता है। हमने पढ़ा था KMP में क्या आता है, मैनेजर, MD, और इन एब्सेंस ऑफ WTD चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, CS इन प्रैक्टिस, ये सब क्या होते हैं, KMP के डेफिनेशंस में आते हैं। तो सर एक कंपनी तुम CFO होल्ड कर रहे हो, अगले कंपनी में WTD होल्ड करने जा रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा। बट चलेगा कब, जब सामने वाली जिसमें जा रहे हो वो सब्सिडरी है, ठीक है। तो मिस्टर अभिषेक कैन वैलिडली प्रोसीड और नॉट विद ऑफर ऑफ WTD एक्सटेंड बाय एमएन लिमिटेड हु इज काउंटिंग एज चीफ एस्ट मैनेजर, ऐसा सकता है, ठीक है, जा सकता है। कैसे जा सकता है, मिस्टर अभिषेक कैन प्रोसीड विद द ऑफर ऑफ WTD ऑफर पे जा सकता है, while also continuing as a chief financial officer since MN Limited is a subsidiary of FN Limited। सब्सिडी है तभी भाई, अगर सर सब्सिडी नहीं होती तो भाई, सब्सिडी नहीं होती तो हमारा थंब रूल कॉन्सेप्ट बोलता है कि एक कंपनी में तुम एज ए KMP हो ना, तो दूसरा कंपनी में एज ए KMP नहीं बन सकते हो एक्सेप्ट सब्सिडरी में। चलो ठीक है, सेम यहीं पे हसमुकुल लिमिटेड के अंदर कंपनीज अपॉइंट मिस्टर राम वेल क्वालिफाइड पर्सन हु इज WTD पर्सन को अपॉइंट कर लिया उसने फॉर 5 ईयर्स। हमें पता है 5 साल तक अपॉइंट होता है। अब उसको रीअपॉइंट करना है तो भाई कब 28 अगस्त 2019 को उसने क्या किया, अपॉइंट किया, ठीक है, 5 साल के लिए। मतलब 28 अगस्त 2019, 20, 21, 22, 23, 24, ठीक है, 2024 तक का ही अपॉइंट हुआ बंदा। अब क्या बोल रहा है, 5 years इन द जर्नी से द सेकंड टर्म 5 years स्टार्ट आफ्टर एक्सपायरी ऑफ फर्स्ट टर्म इन अगस्त 2024 में 24 में एक्सपायर हो जाएगा, ऐसे फ्रॉम द फॉलोइंग अटेंड चूज द वन विच इन द वैलिडिटी ऑफ रीअपॉइंटमेंट कब देंगे भाई, हमें पढ़ा है जस्ट पीछे पढ़ा है कि जब भी इसका ये खत्म होने वाला है इसके 1 साल पहले इसको खुशखबरी देना है। मतलब 28 अगस्त यहाँ पे चालू हो रहा है 2019, यहाँ पे 28 अगस्त 2024, तो यहाँ पे ना, यहाँ से मतलब 28 अगस्त 2023 से इस बीच में खुशखबरी देना है। तो आप रीअपॉइंटमेंट मिस्टर किशोर इन एडवांस एज वेल डब्ल्यूड फॉर अनदर टर्म ऑफ 5 years इनवैलिड, क्योंकि यहाँ पे 28 सितंबर 2021 को कर दिया, जबकि बोलना चाहिए था कब, 28 अगस्त 2023 से लेकर 28 अगस्त 2024 के बीच में टाइम में रीअपॉइंट बोलते हैं। 1 साल पहले खुशखबरी देना, सिंपल सी बात है। फॉर एग्जीक्यूटिव पर्सन MD WTD मैनेजर, बिकॉज रीअपॉइंटमेंट एज होल टाइम डायरेक्टर कैन नॉट बी मेड अर्लियर देन 1 year बिफोर द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म, ठीक है। 1 साल पहले नहीं, 1 साल पहले कम से कम करना पड़ता है, ठीक है। चलो सुनो, 2 क्वेश्चन और बचे ये चैप्टर का, सेकंड चैप्टर कहते हैं उसको हमारे कंपनीज एक्ट में। चलो अब 19 में क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। ये सेकंड चैप्टर ही चल रहा है, अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजर रिम्यूनरेशन वाला चैप्टर। मुरलीधर मसाला एंटरप्राइज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनी एक्ट इतना इनटू द बिजनेस ट्रेडिंग ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्पाइसेस अंडर यूज्ड इन द कुकिंग ऑफ डेली फूड आइटम। दिस मिस्टर विनायक वाज अपॉइंटेड एज चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। सर चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज द एग्जीक्यूटिव पर्सन। देखो एग्जीक्यूटिव के डेफिनेशन में साफ डायरेक्टर था, WTD MD मैनेजर। तो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर इज नॉट अ एग्जीक्यूटिव, इज अ KMP। CEO CFO ये सब KMP आएंगे। तो सर KMP में कुछ रीअपॉइंटमेंट का था नहीं। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के केस में
5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, जो कि 1 साल पहले बताना पड़ता है कि भाई तुम्हें क्या कर रहे हैं, री अपॉइंट कर रहे हैं, बट नॉट एज एन इन केएमपी। केएमपी में कुछ ऐसा प्रोविजन नहीं था, ठीक है। तो क्या बोल रहा है कि क्या केएमपी को जो मिस्टर विनायक एज अ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 इयर्स विच विल बी स्टार्ट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ 5 इयर्स, मतलब बोल रहा है कि ये जो 5 ईयर कंप्लीट होगा ना, इसके बाद से 3 इयर्स और रीअपॉइंट करना चाह रहा है, तो कर सकता है। ऐसा कोई खुशखबरी 1 साल पहले का ऐसा देने का नहीं है, तुम चाहो तो कितने टाइम के लिए रीअपॉइंट कर सकते हो, फिक्स 5 साल नहीं है, 3 साल नहीं है, जो चाहो उस पीरियड के रीअपॉइंट कर सकते हो। तो रीअपॉइंट मिस्टर विनायक फॉर अंडर 5 इज नॉट वैलिड सिंस नो केस में सेल पॉइंट अर्लियर देन 1 ईयर बिफोर द एक्सपायरी टाइम, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के लिए ये बात होती है, अर्लियर देन 1 ईयर, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बोथ ए एंड सी नहीं है। ए द अपॉइंटमेंट ऑफ मिस्टर विनायक एज द चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर फॉर अनदर टर्म ऑफ 3 इज वैलिड सिंस द बोर्ड डायरेक्टर में अपॉइंट हिम फॉर एनी टर्म एज मेड इन फैक्ट। बोर्ड डायरेक्टर चाहे तो उसको रीअपॉइंट कर सकता है, कोई 1 साल का यहाँ पे क्राइटेरिया नहीं है, ठीक है। सुनो, Go Dairy Product Limited incorporated the company's Adotera is the business selling dairy product through online mode. Mr. Dhaval was holding the office of whole-time director in the company. However, by end of financial year, Mr. Dhaval had to vacate the office of whole-time director, attracting of one of the disposition of section 164. 164 के हो गया disqualification, ठीक है। You are required to select the correct option for those given as a below time period, which is the board director field in a whole-time director. सुनो, 164 के अगर कोई भी disqualification एग्जीक्यूटिव बंदा, डायरेक्ट एमडी, WTD मैनेजर होल्ड करता है, मतलब अट्रैक्ट कर लेता है, 167 टाइम में क्या होता है, वैकेंसी होता है। तो ये वैकेंसी है ना, जिस दिन वैकेंसी हुआ ना, वहाँ से 6 मंथ्स के अंदर मैंडेटरी फील्ड करना है, सिर्फ बोर्ड को बोला है, रेटिफिकेशन बाय जीएम नहीं है यहाँ पे। वहाँ पे बोर्ड क्या करता है, कैसे वैकेंसी को फील्ड करता है, जो कि रेटिफाई करता है जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स। बट यहाँ पे जिस दिन से वैकेंसी हुआ, ठीक है, जिस दिन से वैकेंसी हुआ, यहाँ पे जिस दिन से कैजुअल वैकेंसी हुआ, यहाँ से 6 मंथ्स के अंदर मैंडेटरी फील्ड करना है। कौन करेगा, बोर्ड ही करेगा। क्वेश्चन आता है कौन करेगा, बोर्ड, मैंडेटरी 6 मंथ्स। द वैकेंसी ऑफ होल्डर डायरेक्टर किट रीजनल सेल्फ एडवाइज बोर्ड मीटिंग होता है, फिर 3 मंथ्स का कोई गेम ही नहीं है, 2 मंथ्स का कोई गेम ही नहीं है, 1 मंथ का कोई गेम ही नहीं है, 6 मंथ्स, ठीक है, परफेक्ट, याद हो गया। चलो, ये चैप्टर मीटिंग ऑफ का है, मीटिंग ऑफ बोर्ड का है, ये मैंने पढ़ाया नहीं है, तो मैं खामखा नहीं चाहता हूँ कि मैं इसके साथ डिस्कस करूँ आपके साथ, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, क्या कोरम कितना लोग का होता है, नोटिस 7 दिन पहले दिया जाता है, अगर कोई खुद से कर लोगे तो पॉलिटिकल पार्टी में क्या होता है, ये सब देखो मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें देखूंगा, क्लियर करूंगा, 10-12 क्वेश्चन है। 31 देखते हैं। As per the audited financial statement of the immediately preceding financial BCKs, the paid up share capital of Astha Metal Product Limited was 75 crore rupees. 75 crore rupees must below the threshold limit. Threshold limit क्या है, 100 crore, ठीक है। Which did not require appointing women director, ठीक है। However, the turnover हो गई 334 करोड़। हमने क्या दिखा था, पेड अप टर्नओवर, पेड अप 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, टर्नओवर 300 करोड़ से ज़्यादा और था, मतलब यहाँ पे दोनों कंडीशन साथ में सेटिस्फाई हो, नहीं दोनों में से कोई एक भी हो गया ना, तो मैंडेटरी 1 वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। तो भैया टर्नओवर तो इसका हो गया ना 334 करोड़, मैंडेटरी 1 वुमेन डायरेक्टर रखना पड़ेगा। द कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसा कुछ नहीं है। द रिक्वायरमेंट ऑफ पॉइंट वुमेन डायरेक्टर अराइज ओनली, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों में से कोई एक भी हो जाए, कोई ऐसा नहीं है सिर्फ पेड अप कैपिटल बिलो अंदर, ऐसा कुछ नहीं है। द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट वुमेन डायरेक्टर सिंस एनी वन ऑफ द पैरामीटर, यस, या तो पेड अप हो जाए या टर्नओवर हो जाए, जो भी हो जाए, एक वुमेन डायरेक्टर रखना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। ये मीटिंग ही चल रहा है, चलो ये भी मीटिंग ही था। 35 देखते हैं। 35 इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन सुंदर कॉस्मेटिक लिमिटेड, ये मैंने ऑलरेडी दिखा दिया था सर। प्लीज़ ये वीडियो देखो, 2 MCQ वीडियो में बना रहा हूँ, एक क्लास बनाऊंगा 25 मिनट का, जिसमें बोर्ड मीटिंग और वाइंडिंग अप होगा, जो छोटे चैप्टर्स हैं सर। इंक्वायरी इंस्पेक्शन प्रिवेंशन ऑपरेशन इनकॉर्पोरेट हाउस इंडिया, मैंने प्रीवियस वीडियो में जो 52 मिनट का था, अब क्लियर करके 2-3 मिनट गाना होना, मोटिवेशन टाइप सबको लगा गाना चल रहा है, बट ठीक है, वो मोटिवेशन सेल्फ मोटिवेट रहा हूँ, वो सब हटा के 45 मिनट का वीडियो होगा, वो देख लो। और ये देख लो आपका MCQ 100 नंबर वाला जो है ना, ये वाला, ये क्लियर हो जाएगा, और अच्छे से कंसेप्ट मैंने बातें की हैं। तो ये भी मैंने 35 से वहाँ पे बातें की, बट कुछ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा था, एक फिर से रिवाइज हो जाएगा, अदरवाइज वहाँ पे मैंने पूरा करवा रखा था। सुंदर कॉस्मेटिक लिमिटेड वाज सर्व्ड नोटिस बाय द जुडिशियल रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। सुंदर को ROC ने नोटिस दिया फॉर इंस्पेक्शन ऑफ सर्टेन बुक्स ऑफ अकाउंट एंड एक्सप्लेनेशन ETC at 11 AM on 5 January. Choose the applicable option from the those that indicates the reason for such inspection by the concerned register of companies. सब देखो, 3 केस में नहीं होता। सबसे पहले ROC आपको तुरंत इंक्वायरी इंस्पेक्शन का नोटिस नहीं देगी, सबसे पहले ROC आपसे मांगेगी कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन। क्या होता है कॉल,
फॉर इन्फॉर्मेशन, जो भी आपने फाइल किया होगा ना AOC 4 MJT 7, इसके बेसिस पे क्या मांगेगी, कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, जिसमें आपको ना बोलोगी कि यार कुछ डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, ये मेरे को दो, या मेरे को क्लियरिफाई करो ये अमाउंट कैसे आ रहा है आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। जब वो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई नहीं देते हो, ठीक है, नो इन्फॉर्मेशन मतलब नहीं देते हो कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन का रिप्लाई, आरुषि ने कॉल किया, आपने कॉल का रिस्पॉन्स नहीं दिया, आपने कॉल का रिस्पॉन्स दिया बट वो इनएडुकेट था, आपने कॉल का रिस्पॉन्स दिया बट वो अनसेटिस्फैक्टरी था, तो इन तीनों केस में क्या हो सकता है, आपका इंक्वायरी इंस्पेक्शन अब चालू हो सकता है। तो पहले कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है। तो सिंस नो इन्फॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन वाज फर्निश्ड बाय सुंदर कॉस्मेटिक लिमिटेड, आरओसी क्या कर सकता है, आपको इशू नोटिस इशू कर सकता है। नो इन्फॉर्मेशन सिंस डिस्ट्रिक्ट कंपनी एग्जामिनेशन दैट क्या फर्निश वाज इनएडुकेट या आपका क्या अनसेटिस्फैक्टरी, तो तीनों यहाँ पे हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव, तीनों केस में क्या हो सकता है, आपको इंक्वायरी के नोटिस जा सकता है, ठीक है। 36 देखते हैं, 36 सिंपल बोला है कि एट एन एक्स्ट्रा मीटिंग रविश शेयर ब्रोकर्स लिमिटेड एक पब्लिक कंपनी है, आरओसी रजिस्टर्ड ऑफिस का राजेंद्र नगर न्यू दिल्ली है। इस कंपनी के शेयर होल्डर्स ने क्या पास किया, एसआर पास किया कि कंपनी का है ना इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। सर एसआर पास किया, इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सेक्शन 210 में याद है, ट्रिगर पॉइंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, 3 ट्रिगर पॉइंट थे। कंपनी एसआर पास कर दें या सीजी को लगे पब्लिक इंटरेस्ट में, या आरओसी इंस्पेक्टर जो सेक्शन 206 से लेकर 209 के बीच में करता है ना, आरओसी इंस्पेक्टर के रिपोर्ट पे आरओसी इंस्पेक्टर बोलेगा देखो सर हमने इंक्वायरी इंस्पेक्शन किया है, अब इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। तो ये इन तीनों केस में क्या हो सकता है, सीजी इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर दे सकती है। सर मैंडेटरी देगी नहीं, मे है, डिस्क्रिशनरी है, ठीक है। तो पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इनटू अफेयर्स ऑफ शेयर ब्रोकर लिमिटेड एज रिक्वेस्टेड इन द स्पेशल रिविजन सबमिट बाय द कंपनी इज डिस्क्रिशनरी, ठीक है, कोई मैंडेटरी नहीं है। एंड देयरफॉर इट मे और मे नॉट ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो चाहे तो दे सकती है, चाहे तो नहीं दे सकती है। आप इस पर ऑब्लिगेशन नहीं थोप सकते कि आपने ऐसा पास किया तो सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर देना ही पड़ेगा। सर एक जगह सीजी सेल है, कब सेल है, जब ट्राइब्यूनल ऑर्डर देती है सीजी को कि भैया इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो सीजी आंख बंद कर बोलेगी हाँ सेल करवा देगी इन्वेस्टिगेशन। पावर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन ऑफ ए कंपनी इन द स्पेशल सबमिट बाय कंपनी इज मैंडेटरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, डिस्क्रिशनरी है। सेंट्रल गवर्नमेंट इज नॉट एम्पावर्ड टू पास एन ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन इन नॉन गवर्नमेंट कंपनीज, ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉन ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना 36 का ये 3 ट्रिगर पॉइंट थे, याद होना चाहिए आपको, ठीक है। ये सब मैंने ऑलरेडी वहाँ बताया था। संचिता टेक्मार्ट लिमिटेड इज एन सीरियस एफरेंशन दैट शेयर माइट बी कंसर्न बाय द अनसर्प्लस पर्सन एंड हैबिट ऑफ सर्टेन रिजिंग चेयर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पब्लिक इंटरेस्ट विद द व्यू टू इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस रिमार्क ऑन डायरेक्टर संचिता टेक्नोलॉजी की एडवाइस हाउ मेनी कंपनी में इंपोज शेयर्स ऑफ कंपनी चूज द करेक्ट ऑप्शन। सिंपल बात है, 221 222 221 में आप फ्रीज करते हो एसेट ऑफ द कंपनी। 3 केस में, जब ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैच चल रहा होगा, जब 1 लाख से ऊपर क्रेडिटर्स होंगे, या ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन चाहे तो ऑर्डर देके आपका शेयर एसेट्स फ्रीज कर सकती है। सेक्शन 222 में क्या हो सकता है, यहाँ पे हम किसको ऑर्डर देते हैं, सेक्शन 221 में क्या, ट्रांसफर ऑफ एसेट्स 3 साल के लिए। यहाँ पे क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स 3 साल के लिए। क्यों, अगर ट्रांसफर ऑफ शेयर्स पे फ्रीज कर देंगे ना, फ्रीज होता है यहाँ पे फ्रीज, अगर फ्रीज कर देंगे ना तो कोई भी शेयर्स ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, क्योंकि शेयर ट्रांसफर कर देगा ना तो भाई टू फाइंड अ ट्रू ओनर ऑफ कंपनी बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि 100 मान लो कंपनी के 100 शेयर्स है, मिस्टर ए 80 शेयर होल्ड करता है, मिस्टर बी 20 शेयर होल्ड करता है। अगर हम शेयर्स पे फ्रीजिंग नहीं लगाएंगे तो मिस्टर ए किसी और को बेच देगा, अब बेच देगा तो भैया मिस्टर ए तो बच गया, अब मिस्टर सी को बेच दिया, मिस्टर सी पकड़ा जाएंगे खामखा। तो बोल दिया, जबकि इन्वेस्टिगेशन चल रहा है ना, आपके शेयर्स पे फ्रीज हो सकता है कितने साल के लिए, 3 साल के लिए। नॉर्मली 221 में आपके एसेट्स पे फ्रीज हो सकता है 3 साल के लिए, 3 साल का पीरियड है। कौन करेगा, एनसीएलटी करता है यहाँ पे, ठीक है। फ्रीजिंग व्रीजिंग का सारा काम कौन करेगा, एनसीएलटी करेगा। सीजी यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल ले रहा है, बट एनसीएलटी भी कहीं ना कहीं इंटर कर गया यहाँ पे। तो याद रखना 221 और 222 जब फ्रीजिंग का बात होता है एसेट्स का और सिक्योरिटीज शेयर्स का, तो यहाँ पे एनसीएलटी को एप्लीकेशन देता है, एनसीएलटी ऑर्डर पास करता है 3 साल के लिए, ठीक है। तो संचिता कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द एनसीएलटी अंडर सेक्शन 222, यस। सेंटर कैन मेक एप्लीकेशन टू द सेंटर में नहीं जाता है, एनसीएलटी आता है, एनसीएलटी बार बार बोल रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ एनसीएलटी यहाँ पे 221 222 में सिर्फ एनसीएलटी, अदरवाइज सब जगह सीजी चल रहा है। 216 में ट्रू ओनर पता करने करते ये नहीं होगा, क्योंकि हमने फ्रीजिंग करना है, ठीक है। ट्रांसफर के रिस्ट्रिक्शन लगाना, इम्पोज रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन 222 में लगता है, कैन मेक एप्लीकेशन फॉर एसएक्स सीजी को नहीं, ठीक है। तो ये ए वाला 38 में क्या है, क्वेश्चन 38 में आपने क्लियर, मैंने प्रीवियस में क्लियर किया था। देखो सब कुछ पता चल गया, इन्वेस्टिगेशन का इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी आ गया 223 के खिलाफ में। सब देख 223 में होता है कि इन्वेस्टिगेशन हो चुका है, इंस्पेक्टर रिपोर्ट भी आ चुका है। अब इंस्पेक्टर रिपोर्ट आने के बाद क्या डिसीजन लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट, क्या डिसीजन लेगा कंपनी के खिलाफ, तो भैया या तो कंपनी को बंद कर देगा, पिटीशन फाइल करेगा वाइंडिंग अप का कि जस्ट इक्विटी बेसिस पे, क्या कि मान लो 1000 करोड़ के फ्रॉड कर रही है कंपनी, तो भैया कंपनी को चलने देंगे, नहीं कंपनी बंद कर दो। इन्वेस्टिगेशन करने के बाद रिपोर्ट आ चुका है इंस्पेक्शन का, तो क्या 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 प्रोसीजर ले सकती है, कंपनी बंद कर दो, या
या मान लो शेयर होल्डर्स ने एसआर पास किया होगा, तो शेयर होल्डर्स लगा होगा कि यार कंपनी है ना शेयर होल्डर्स पे ना ऑपरेशन कर रही है, तो एप्लीकेशन ही फाइल कर सकती है 241 में ऑपरेशन रिलीफ का, जो 242 में टर्मिनल रिलीफ देता है कंपनी को का शेयर होल्डर्स को। तो दोनों हो सकता है, रिलीफ भी दे सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट, या वाइंडिंग अप करके बंद भी कर सकती है। तो बोथ ए एंड बी। ये नहीं हो सकता, मर्जर थोड़ी करवाएगी भाई। कंपनी पहले ही फ्रॉड कर रही है, बोलेगी काम करो टाटा, तुम रिलायंस जाके मर्ज कर लो, तुम टाटा फ्रॉड कर रहे हो, रिलायंस से मर्ज करो, तुम ठीक हो जाओगे। ऐसा कुछ नहीं, मर्जर कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो ऑपरेशन का दे सकते हैं, क्योंकि शेयर होल्डर्स ने मान लो पब्लिक इंटरेस्ट में, या मान लो सीजी ने पब्लिक इंटरेस्ट देखा, या शेयर होल्डर्स पर ना ऑपरेशन हो रहा है, तो सीजी चाहे तो उसको बोल सकती है यार 241 में ऑपरेशन चालू कर दो, 242 में हमारे पास पावर है कि टर्मिनल ऑर्डर देके कुछ भी ऑपरेशन के खिलाफ डिसीजन ले सकते हैं। 39 में क्या है, 39 में कुछ नहीं है, क्या बोला है कि इसमें कुछ नहीं है। 30 प्रकाश द प्रोडक्शन, सुनो, प्रकाश द प्रोडक्शन मैनेजर ऑफ सहारनपुर बेस्ड गरिमा शुगर मिल्स लिमिटेड पब्लिक कंपनी है, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 2001 में हुई थी। प्रोसीड ऑन सुपर इतना 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 सुनते जाओ ओवर चार्ज ऑफ डिपार्टमेंट टू अनिकेत द न्यू अर्ली अपॉइंटमेंट प्रोडक्शन मैनेजर। इट सो हैपेंड दैट आफ्टर हिज रिटायरमेंट प्रकाश रिसीव ए नोटिस फ्रॉम द जुडिशियल रजिस्टर ऑफ कंपनी। देखो प्रकाश क्या था, प्रोडक्शन मैनेजर था सहारनपुर बेस्ड गरिमा शुगर्स मिल्स लिमिटेड का, कंपनी 2001 की थी। प्रोसीड ऑन सुपर एन्यूएशन ऑन 30 अक्टूबर 2019 हैंडिंग ओवर चार्ज ऑफ इस डिपार्टमेंट टू अनिकेत। प्रकाश ने अपना डिपार्टमेंट चार्ज दे दिया अनिकेत को, जो न्यूली अपॉइंटमेंट प्रोडक्शन मैनेजर था। पहले प्रकाश था, अब अनिकेत हो गया। अब क्या हुआ ना कब हुआ, 30 अक्टूबर 2019। अब क्या हुआ ना, प्रकाश को रिसीव हुआ नोटिस फ्रॉम द जुडिशियल रजिस्टर ऑफ कंपनी टू फर्निश एन एक्सप्लेनेशन 17/18/19 का। सर क्या प्रकाश अब कंपनी को छोड़ चुका, क्या वो लाइबल है इसको फर्निश इन्फॉर्मेशन करने? यस, क्योंकि उसके टेन्योर का हुआ है। 17/18/18/19 में प्रकाश तो था, ठीक है, उसने रिटायर लिया 30 अक्टूबर 2019, मतलब 19-20 में। तो भैया प्रकाश इस टाइम में तुम थे, तो तुम्हें इस टाइम में एक्स एम्प्लॉय हो या प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, तुम्हें इस टाइम में थे कंपनी में, तुम्हें ड्यूली सर्व करना है, नोटिस का रिप्लाई बना के भेजना है, ठीक है। तो 17/18 प्रकाश वॉज कैरिंग गरिमा शुगर लिमिटेड एज प्रोडक्शन मैनेजर, ही इज लाइबल टू फर्निश, लाइबल है फर्निश के, ठीक है। प्रकाश इज नॉट सर्विंग गरिमा, ऐसा कुछ नहीं है। ही इज नॉट लाइबल, ऐसा कुछ नहीं, लाइबल है भाई। एक्स हो प्रेजेंट हो, एक्स प्रेजेंट, अगर उस पीरियड का कांड है तो करना होगा रिप्लाई। जैसे प्रकाश 17/18/18-19 में था तो रिप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश ने 30 अक्टूबर 2019 को छोड़ा है, ठीक है। नॉट हैविंग, ऐसा कुछ नहीं है, नॉट नहीं है, नॉट नहीं है, ठीक है। तो ये ए। अब देखो, अंडर द गार्ब ऑफ सीमेंट बिजनेस सम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द इतना कंपनी कोऑपरेटिव 2000 हैविंग ए प्रैक्टिस रोहतक भिवानी इन्वॉल्व इन सेवरल इलीगल एक्टिविटीज, ये वो दिस दैट। रिपोर्ट मिला कंपनी का 2008 के पब्लिक इंटरेस्ट में, और रिक्वेस्ट डिपार्टमेंट सीजी स्टेट गवर्नमेंट द सेंड माय ऑर्डर एज इन एसएफआईओ को भेज दिया इसने, ठीक है। इन एडिशन ऑफ वर्क बेसिस देयर इज वन और मोर व्हिच में प्रोड्यूस सेंट्रल गवर्नमेंट टू असाइन इतना फ्रॉम द फॉलोइंग 4 ऑप्शन चूज सच एप्रोप्रिएट बेसिस फॉर द असाइनिंग द इन्वेस्टिगेशन टू एसएफआईओ। सर एसएफआईओ कब जाता है? सर जो नॉर्मली 210 में ट्रिगर पॉइंट है ना, 200 एसएफआईओ, 212 के ट्रिगर पॉइंट वही है, बस एसएफआईओ को तब जाता है जब 210 वाले ट्रिगर पॉइंट है ना, 3 वाले एसआर प्लस इंटीमेट टू सीजी, पब्लिक इंटरेस्ट, आरओसी, ये जब ज्यादा बड़े हो जाते हैं ना, ये मान लो ज्यादा फ्रॉड इन्वॉल्व होता है ना, तब एसएफआईओ जाता है। एसएफआईओ कोई स्पेशल से पॉइंट नहीं है, यही पॉइंट है, जब ज्यादा बड़े कांड हो जाते हैं तब एसएफआईओ चला जाता है, ठीक है। तो ओआर कैसा कुछ नहीं है। रिसीव फ्रॉम सीनियर एम्प्लॉइज, ऐसा कुछ नहीं है। एक्स डायरेक्टर नहीं, तो ऑन इंटीमेशन थ्रू स्पेशल रिविजन पास बाय द इतना डाटा फेयर कंपनी टू विन, हाँ ठीक है, क्योंकि नॉर्मली 210 के पॉइंट है ना, वही 212 के पॉइंट है। एसएफआईओ ऐसा कोई नहीं है, स्पेशल एसएफआईओ का कोई पॉइंट है, बस 210 के पॉइंट जब बड़े हो जाते हैं ना, कांड बड़ा हो जाता है, फ्रॉड बड़ा हो जाता है, तो एसएफआईओ की इन्वेस्टिगेशन होती है, और कुछ नहीं है, ठीक है। चलो हमने 40 क्वेश्चन तक देख लिया कि एमसीक्यू कैसे टैकल करना है, कैसे एमसीक्यू आने वाला है। एसएफआईओ के भी 3 ट्रिगर पॉइंट्स है, बट जब केस ज्यादा फ्रॉड वाला इन्वॉल्व होता है ना, तब हम एसएफआईओ को डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। मिस्टर दिनेश, अ फाइनेंस मैनेजर ऑफ सर्वोत्तम स्टील लिमिटेड, गॉट रिटायर्ड ऑन 30 मई। मिस्टर दिनेश क्या हो गया, रिटायर्ड हो गया 30 मई 2019 को। आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द सर्वोत्तम स्टील लिमिटेड, 31 मार्च 2019 का, मतलब सुनो 31 मार्च 2019 का फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एग्जामिन किया आरओसी ने। दिनेश कब रिटायर हुआ, 30 मई 2019, मतलब इसके बाद ही हुआ होगा, ठीक है। अब क्या हुआ, आरओसी ने क्या किया, कुछ सर्टेन इरेगुलरिटीज पता की, राइटिंग ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ बैड डेब्ट लिखा हुआ था उसमें, ठीक है। बैड डेब्ट के अमाउंट में था, सुनो। इन सच सिचुएशंस रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी सीक सम एक्सप्लेनेशन ऑफ कंपनी एज वेल एज दिनेश। दिनेश से वो एक्सप्लेनेशन चाहता था। दिनेश क्या था, अब वो एक्स एम्प्लॉय था,
सर दिनेश एक्स एम्प्लॉय था, हाँ 31 मार्च 2019 के टाइम में क्या दिनेश एम्प्लॉयमेंट में था? यस एम्प्लॉयमेंट था, क्योंकि दिनेश ने 30 मई 2019 में एम्प्लॉयमेंट छोड़ा। सर 30 मई से पहले तो 31 मार्च आ गया, तो हाँ 31 मार्च में तो एम्प्लॉयमेंट होगा, 30 मई को आके एम्प्लॉयमेंट छोड़ दिया उसने। तो अब ये क्या हो गया? एक्स एम्प्लॉय। तो सर हमने क्या पढ़ा था इंस्पेक्शन इंक्वायरी में कि एक्स एम्प्लॉय हो प्रेजेंट एम्प्लॉय हो, अगर दोनों को आरओसी ने नोटिस दिया है तो उसको क्या करना पड़ेगा? रिप्लाई करना पड़ेगा आरओसी नोटिस का। तो ठीक है, सिंस दिनेश इज नो मोर, भाई ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, दिनेश अभी है या नहीं है, इसलिए बोलता हूं एक्स एम्प्लॉय या प्रेजेंट एम्प्लॉय, सबको क्या देना है? आरओसी का बुलावा आया तो भैया उसमें लिख के देना पड़ेगा, आरओसी को सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना पड़ेगा। दिनेश इज नो मोर, ऐसा कुछ नहीं है नो मोर, दिनेश इज नो मोर, भाई नो मोर क्या चल रहा है? प्रेजेंट एक्स एम्प्लॉय दोनों इसमें काउंट होने वाले हैं, ठीक है। Though Mr. Dinesh is no more employment of Sarvottam Steel Limited, yet he can be called upon by the registrar of company to furnish the information. Yes, भैया फर्निश करना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन दिनेश को। दिनेश अब एम्प्लॉयमेंट में हो या नहीं हो, उस टाइम में जिस टाइम में ये कंपनी का आरओसी नोटिस दिया ना AOC for MGT7, उस टाइम तो दिनेश था ना एम्प्लॉयमेंट में। अब भले छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं हुआ दिनेश को इन्फॉर्मेशन फर्निश नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आंसर इज डी, ठीक है। अब सुनो, ये क्वेश्चन 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? इससे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बने हुए हैं। मतलब सम ऑफ द क्रेडिटर्स ऑफ अल्फा टायर्स लिमिटेड मेड अ कंप्लेंट टू द ज्यूरिसडिक्शनल रजिस्टर ऑफ कंपनीज स्प्रेडिंग दैट द मैनेजमेंट ऐसे खराब फॉल्सिफिकेशन हो रहा था। कंप्लेंट किया गया आरओसी को। कंप्लेंट किसको किया गया? आरओसी को, कि भैया जल्दी से क्या करो, इमीडिएट एक्शन लो। हमने अपने एग्जाम क्लास में क्या पढ़ा था कि आरओसी को लगा कि हाँ यार कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो सामने वाला बंदा है ना जलाने वाला, तोड़ने वाला, फोड़ने वाला, छुपाने वाला है, तो आरओसी क्या कर सकता है? जाके जल्दी से उसको सीज कर सकता है। तो क्या आरओसी तुरंत सीज कर लेगा इन्फॉर्मेशन मिलते ही? क्या आरओसी दौड़ेगा और इस बंदे का मान लो कोई डायरेक्टर या मान लो कोई ऑडिटर का फाइल जलाने वाला था उसको जाके सीज कर लेगा? देखो सर, इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे ना आरओसी सीज कर सकता है, बट ओनली आफ्टर टेकिंग द अप्रूवल फ्रॉम स्पेशल कोर्ट। बट इन्वेस्टिगेशन हो रहा होता है ना, फिर वहां पे स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं चाहिए होता है, ठीक है। तो कंप्लेंट रिसीव कब हुआ? मॉर्निंग में हुआ, 1 जनवरी से इससे डिस्क्रिप्टिव आया हुआ, ठीक है। एंड आरओसी इंटर कर गया प्रेमाइसेस ऑफ अल्फा टायर लिमिटेड सेम डे, 1 तारीख को कंप्लेंट आया, सेम डे में इंटर कर गया। व्हेन द कंप्लेंट फ्रॉम द कैटर वाज रिसीव्ड फॉर द सर्च फ्रॉम द ऑप्शन गिवन, चूज द करेक्टली इंडिकेट द कोर्स ऑफ एक्शन दैट आरओसी मे टेक। सर सिंपल सी बात बताऊं, स्पेशल कोर्ट का परमिशन चाहिए। जब 208 209 वाला इंक्वायरी इंस्पेक्शन चलता है ना, तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन से ही हम जाके सीज कर सकते हैं। सर 210 के आगे फिर कोई सीज करना होता तो तब स्पेशल कोर्ट का नहीं परमिशन लेना पड़ता है। तो यहाँ पे 208 209, क्योंकि यहाँ पे वर्डिंग लिखा हुआ था, क्या यहाँ पे वर्डिंग लिखा हुआ था कि उसको ना इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे ना सीज करना है, डॉक्यूमेंट्स को सीज करना है इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे। तब क्या कर सकते हैं? तब हमें परमिशन लेना पड़ेगा, इसका स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि रजिस्ट्रार आरओसी आता है कहाँ पे? इंक्वायरी इंस्पेक्शन के बेसिस पे आता है। तो रजिस्ट्रार से ये समझ आ गया कि इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो भैया क्या ऑप्शन क्या डाला हुआ है? रजिस्टर कंपनी में इंटर परमिशन इतना 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 वेयर बुक्स अकाउंट कीज एंड सीव देना, ऐसा कुछ नहीं है। ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, स्पेशल कोर्ट सीज कर सकता है, 180 डेज तक कर सकता है। एमसीक्यू दूसरा बन सकता है 180 डेज, यस, बट परमिशन किसका लेना पड़ेगा? स्पेशल कोर्ट। सर स्पेशल कोर्ट का परमिशन नहीं लिया तो भैया सर्च सीजर जो भी किया होगा ना उसने सब रिलीज करना पड़ेगा। तो सेक्शन 209 ने बोला हुआ है कि स्पेशल कोर्ट का परमिशन इफ इंक्वायरी इंस्पेक्शन चल रहा है तो स्पेशल कोर्ट का परमिशन लेके आना पड़ेगा, ठीक है। अब सुनो 43 क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इजी है 43 क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं है। सुनो, मैंने क्या बोला कि हम इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लो कि एबीसी कंपनी है, इसका क्या चल रहा है? इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। एबीसी लिमिटेड कंपनी है, इसका क्या हो रहा है? इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। अब मान लो इसका इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, मान लो इसका एक सब्सिडरी है दैट इज पीक्यूआर लिमिटेड, क्या इसका भी इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? यस। देखो या जिसका इन्वेस्टिगेशन चला उसका तो हो ही रहा है, बट उसके रिलेटेड पार्टी का किसी का इन्वेस्टिगेशन कराना है तो वो भी हम करवा सकते हैं। बट हम मान लो कि अब इंस्पेक्टर पहुंचा पीक्यूआर पास, बोला पीक्यूआर अपने डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये बोला क्यों? क्योंकि तुम रिलेटेड पार्टी हो एबीसी के, बोले किसका ऑर्डर लेके आए हो? तो एक बात याद रखना, ये क्वेश्चन यही है 43 में, यही है कि मिस्टर रमन इंस्पेक्टर है, 212 के तहत एसएफआईओ चल रहा है। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिस्टर रमन नोटिस किया अनयूजुअल फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द मिस्टर रमन वांटेड टू इन्वेस्टिगेशन अफेयर ऑफ श्यामला इंफोटेक लिमिटेड, जो क्या है? रिलेटेड पार्टी है, जो क्या है? सब्सिडरी है, श्यामला सब्सिडरी है। अब मैंने सुनो एक बात बताता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है। देखो ये क्या है? ये वो कंपनी है जहां पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दैट इज एबीसी। तो तुम उस कंपनी को ओवरस्टेप करते हो ना, मतलब उस कंपनी में कर रहे हो तो किसी का परमिशन के अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बट इसके किसी सब्सिडरी या किसी रिलेटेड पार्टी के पास जा रहे हो ना, मान लो सब्सिडरी जा रहे हो, एसोसिएट जा रहे हो, रिलेटेड पार्टी जा रहे हो,
तो भाई वहाँ जा रहे हो ना, वो सामने वाला पूछ सकता है क्यों आए हो, तो बोलेगा ABC का है ना इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, पता क्या प्रूफ है, तो CG का अप्रूवल लेकर आना पड़ेगा। नॉर्मली अगर ABC का ही तुम किसी पार्टी से पूछना चाहते हो तो CG अप्रूवल नहीं चाहिए, बट तुम थोड़ा आगे बढ़ रहे हो, मतलब ABC के उन सब्सिडीज के पास जा रहे हो, उन रिलेटेड पार्टी के पास जा रहे हो, तो उनको कुछ तो प्रूफ चाहिए कि सही में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो उनका प्रूफ, उनका क्या कहते हैं, उनको प्रूफ देने के लिए मैंने ना CG का अप्रूवल लेके जाना पड़ता है। अब इंस्पेक्टर क्या करेगा, ये बोलेगा सब्सिडरी हमें तुम्हारा भी इन्वेस्टिगेशन करना है, ये बोलेगा क्यों, क्योंकि बोलेगा तुम्हारा ABC है ना प्राइवेट लिमिटेड, उसका भी ना होल्डिंग कंपनी, उसका भी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, तो बोले क्या प्रूफ है, तो ये लो CG का अप्रूवल, ठीक है। तो मिस्टर रमन shall be able to proceed with the investigation of the affair of subsidiary company आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। नॉर्मल सी बस क्रक्स याद रख लेना कि तुम ओवरस्टेप कर रहे हो, उस कंपनी को छोड़ किसी और कंपनी रिलेटेड पार्टी पे जा रहे हो, तो ओवरस्टेप कर रहे हो तो CG का अप्रूवल लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। 44 क्या है सर, 44 क्या है, 44 क्या है, लाइबिलिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड हैविंग रजिस्टर्ड ऑफिस इतना इतना कनॉट प्लेस में है, इनकॉर्पोरेट 15 जुलाई 2020 को हुई है, सम ऑफ द शेयर होल्डर्स सर्टेन ट्रांसपोर्ट कंपनी के पास इतना इतना इतना, सुनो बता देता हूँ क्रक्स का। इन्वेस्टिगेशन कराना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कराने की क्राइटेरिया क्या है सर, 3 क्राइटेरिया है, हमने पढ़ा है सर, SR पास हुआ होगा, प्लस CG को इंटीमेट हुआ होगा, प्लस पब्लिक इंटरेस्ट में होगा, प्लस ROC इंस्पेक्टर का रिपोर्ट। तो इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो SR पास करना पड़ेगा। द शेयरहोल्डर ऑफ कंपनी आफ्टर पासिंग ए स्पेशल रेजोल्यूशन एट अ जनरल मीटिंग हैव राइट टू मेक एन एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग एन इन्वेस्टिगेशन। सर डू नॉट हैव एनी राइट, शेयरहोल्डर पास राइट नहीं है, ऐसा नहीं है, शेयरहोल्डर पास राइट है बट SR पास करना पड़ेगा। ओवर पास करना होगा नहीं, SR पास करना होगा। SR क्या होता है सर, 75% शेयरहोल्डर्स रजामंद हो, ठीक है। द शेयरहोल्डर्स कंपनी इवन विदाउट SR हैव राइट टू मेक अ सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर कंडक्टिंग इतना इतना इतना, ऐसा कुछ नहीं है, ओनली SR पास करके आप CG के पास जा सकते हो। सर CG के पास SR पास नहीं हुआ तो कहीं और जा सकते हैं, यस 213 में आप ट्राइब्यूनल NCLT पास जा सकते हो, आप उसमें क्या करो, बट NCLT को प्रूफ होना चाहिए कि हाँ कंपनी में अफेयर जो चल रहा है ना वो डिफ्रॉड करने के बेसिस पे चल रहा है, तो वहाँ पे ओवर पास करके भी आप जा सकते हो CG के पास। मान लो नॉर्मली कोई कितना भी लिमिट वाला बंदा जेन्युइन केस लेके ट्राइब्यूनल पास जा सकता है, फिर ट्राइब्यूनल ऑर्डर देता है, बट CG के पास जा रहे हो तो हमेशा SR पास करके जाना पड़ेगा, ठीक है। 45 क्या है, 45 कुछ नहीं है, सुनो, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, मान लो 1 जनवरी 2020 को इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ। अब इन्वेस्टिगेशन चालू हुआ ना, तो इसमें 2 एम्प्लॉय थे, मिस्टर बादल एंड मिस्टर पुरुषोत्तम, ठीक है। इनको पता था कंपनी के ना 2 डायरेक्टर है ना, इन्होंने फ्रॉड किया है। अब इनको लगा, इनको बचा डायरेक्टर को लगा, कंपनी के मैनेजमेंट डायरेक्टर और डायरेक्टर लगा कि यार मिस्टर बादल मिस्टर पुरुषोत्तम है ना, हो सके तो हमारे बारे में ना सारी पोल खोल देंगे। तो इन्होंने क्या किया ना, इस बादल और पुरुषोत्तम को बोल दिया तुम कंपनी से टर्मिनेट हो रहे हो, टाटा बाय बाय। क्यों, क्योंकि कंपनी में रहते तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इनके पास पूछने आते और बादल पुरुषोत्तम डर के बारे में बता देते हाँ उस डायरेक्टर ने ना 20 करोड़ का फ्रॉड किया था, तो इनको ना उस डायरेक्टर कंपनी ने क्या किया, निकाल दिया। तो पहला क्वेश्चन आता है क्या कंपनी निकाल सकती है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन, मतलब 1 जनवरी को इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो चुका है, अब इन इन्वेस्टिगेशन के बीच में ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन क्या कंपनी इस डायरेक्टर को निकाल सकती है, बिल्कुल नहीं निकाल सकती, ठीक है, नहीं निकाल सकती, इसलिए बादल पुरुषोत्तम को इम्यून हो जाएंगे। सर कितने दिन इम्यून हो जाएंगे, बट इसका भी क्राइटेरिया सुनो। अब अगर मान लो कि चलो बादल पुरुषोत्तम जेन्युइन केस था, ये डायरेक्टर के बारे में बोलने वाले थे, बट मान लो बादल पुरुषोत्तम कुछ भी नहीं थे, ये दोनों ना कंपनी में घटिया काम कर रहे थे, ठीक है, कंपनी में कोई काम ही नहीं कर रहे थे। अब भाई सिंपल सी बात है, तुम भी कोई कंपनी खोलोगे, कोई बंदा कंपनी में काम नहीं करेगा, अब भले वो इन्वेस्टिगेशन 5 साल चलेगा, तो 5 साल तुम उस कंपनी को जबरदस्ती रखोगे, साल भर सैलरी देते रहोगे उसको, नहीं ना, उसको निकालोगे। तो कंपनी का अगर जेन्युइन केस होगा ना उसको निकालने के लिए, तो कंपनी ट्राइब्यूनल पास ऑर्डर दे सकती है, एप्लीकेशन फाइल करेगी, ठीक है, NCLT को कि देखो बादल पुरुषोत्तम काम नहीं कर रहे हैं, हम इनको निकालना चाह रहे हैं, ठीक है। या मान लो हम इनका पोजीशन डाउन करना चाहते हैं, पहले CFO है उससे हम नॉर्मल एम्प्लॉय बनाना चाहते हैं, या मान लो उसको हम सस्पेंड करना चाहते हैं फॉर अ टेम्परेरी पीरियड 1 साल के लिए, तो क्या कंपनी कर सकती है, यस, बट जेन्युइन केस होगा तो कहाँ ऑर्डर देगी, कहाँ एप्लीकेशन फाइल करेगी, ट्राइब्यूनल को। कितने दिन में, 30 डेज का टाइम देगी ट्राइब्यूनल को कि ट्राइब्यूनल 30 दिन का टाइम है, तुम डिसीजन बताओ कर सकते नहीं कर सकते। ट्राइब्यूनल ने बोला कि हाँ हटा दो, तो हटा देंगे, फिर ये कुछ नहीं हो पाएगा। ट्राइब्यूनल ने कुछ नहीं बोला तो डीम्ड हो जाता है कि हाँ डीम्ड हटा सकते हैं। सर कुछ नहीं बोला 30 दिन के अंदर ट्राइब्यूनल तो डीम्ड रिजेक्शन, डीम क्या होगा, डीम वो टर्मिनेट हो जाएंगे, ठीक है, डीम टर्मिनेट हो जाएंगे वो बादल पुरुषोत्तम। सर ट्राइब्यूनल बोला कि नहीं निकालना है, तो हम नहीं निकाल सकते हैं, फिर तो ट्राइब्यूनल हमारे पास वो कर रहा है ना, पावर दिखा रहा है, अंडू इन्फ्लुएंस कर रहा है, फिर हम ट्राइब्यूनल के खिलाफ अपील कर सकते हैं NCLT के पास, ठीक है। तो याद रखना, तो यहाँ भी सिंपल वही चीज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट किया मिस्टर ऋषिकेश एंड इंस्पेक्टर थे, ऐसे मिस्टर गोपाल सीनियर एम्प्लॉय थे, फ्रॉम जॉइंट मैनेजर टू असिस्टेंट मैनेजर, उसको जॉइंट मैनेजर से असिस्टेंट मैनेजर बना दिया, रिड्यूस कर दिया पोजीशन को। तो नॉर्मल इसमें यही था, सिलेक्ट द एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम दोज बिलो द रैंक वेदर द ऑडिटर थ्रेट लिमिटेड इज राइट टू रिड्यूस द रैंक ऑफ मिस्टर गोपाल। देखो राइट टू रिड्यूस द रैंक, टर्मिनेशन ऑफ एनी एम्प्लॉय, या मान लो सस्पेंशन फॉर टेम्परेरी पीरियड, ये सब कर सकते हैं, बट 30 दिन का क्या होना, ट्राइब्यूनल को पहले हम एप्लीकेशन आना पड़ेगा, ट्राइब्यूनल 30 दिन का टाइम लेगा, फिर ट्राइब्यूनल का जो ऑर्डर आएगा फिर वो ऑर्डर में देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा सुनो,
ओरिएंटल थ्रेड लिमिटेड कैनॉट रिड्यूस, पहले बोला कि साफ आप नहीं कर सकते मिस्टर गोपाल का रैंक फ्रॉम ज्वाइन एज असिस्टेंट मैनेजर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ व्हेन इन्वेस्टिगेशन इज कंटिन्यूइंग विदाउट सीकिंग अप्रूवल ऑफ एनसीएलटी। एनसीएलटी का अप्रूवल लो पहले, और कितने दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर आना चाहिए। सर 30 दिन के अंदर एनसीएलटी में कुछ नहीं बोला तो भैया फिर तुम्हें जो करना है हटाओ, फिर इसको हटाना है हटाओ, रिड्यूस करना है रिड्यूस करो। सर 30 दिन के अंदर एनसीएलटी बोला कि नहीं कर सकते रिड्यूस, तो हम एनसीएलटी के खिलाफ भी अपील कर सकते हैं। कहाँ? एनसीएलटी पे। सर एनसीएलटी ने मना कर दिया तो इसके आगे अपील कर सकते हैं? नहीं, यहीं पे मैटर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो एनसीएलटी इज द फाइनल जजमेंट जो देता है इस केस में, वही देगा। ठीक है, While conducting inspection इतना 207 सेक्शन में मिस्टर सुनीत प्रभु नोटिस वेरियस irregularities very committed while handling business of your company। मिस्टर सुनीत प्रभु sought necessary explanation इतना prepare the inspection report। सुनीत प्रभु क्या थे? इंस्पेक्टर थे, उन्होंने इंस्पेक्शन रिपोर्ट बनाया 208 में। यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन विद द सबमिटेड विद द सुनीत प्रभु इंस्पेक्टर हैज राइट टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन। यस, हमने देखा था 3 केस था इन्वेस्टिगेशन का, एसआर पास हो प्लस सीजी को पब्लिक इंटरेस्ट लगे प्लस आरओसी इंस्पेक्टर क्या करे? रिकमेंडेड करे कि सीजी यार कंपनी बहुत बड़ा झोल हो रहा है, कंपनी में इन्वेस्टिगेशन कराओ, क्योंकि हमने इंक्वायरी इंस्पेक्शन कर लिया। इंक्वायरी होता है लोगों का, इंस्पेक्शन होता है बुक्स का। हमने इस बेसिस से पता लगाया है कंपनी में 200-300 करोड़ का फ्रॉड है, अब जल्दी से इन्वेस्टिगेशन दो। क्या सीजी को मैंडेटरी एक्सेप्ट करना पड़ेगा? नहीं, सीजी का डिस्क्रिशनरी पावर है, में है, सीजी चाहे तो कर सकती है, अदरवाइज क्योंकि आरओसी हो सकता है जबरदस्ती करवा रहा है इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, द इंस्पेक्शन रिपोर्ट आर प्रिपेयर्ड बाय सुनीत प्रभु सैलरी सबमिटेड टू सेंट्रल गवर्नमेंट एज इंस्पेक्टर है राइट टू मेक रिकमेंडेशन। हाँ, इंस्पेक्टर अपने रिपोर्ट डाल सकता है कि हाँ आप इन्वेस्टिगेशन करवा लो, रिकमेंडेड दे सकता है। ठीक है, फॉर सपोर्ट ऑफ सर्च मिशन। ठीक है, ये कर सकता है। ठीक है, द इंस्पेक्टर हैज बीवर मिस्टर सुनील शैल बी राइट टू यस इंस्पेक्टर हैज राइट टू मेक रिकमेंडेशन फॉर फर्दर इंक्वायरी ही हैज गिवन हिज सपोर्ट इन सपोर्ट ऑफ सर्टिफिकेट। ठीक है, सेम ही है। ठीक है, तो दैट इज सी। एनसीएलटी को नहीं देंगे, ठीक है, आरओसी को नहीं देंगे, सर सीजी को देना होता है, सीजी को। इसलिए यहाँ पे देखो लगभग दोनों में पॉइंट सेम था, बट यहाँ पे क्या था? आरओसी को नहीं देते हम सीजी को बोलते हैं। सीजी हमें क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर पास करने का ऑब्लिगेशन देता है। ठीक है, चलो ये एमलगेशन चैप्टर का है, अभी पढ़ाएंगे तब देखेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से देखते हैं प्रिवेंशन ऑपरेशन। ठीक है, अब क्या लिखा 58 में? अब हम चैप्टर नंबर प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट आ गया। सर मेरे को बार बार बोल रहा हूँ, ऑलरेडी मैंने इसकी वीडियो बना देखी है, वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो ना, तो वो 52 मिनट का वीडियो है, आराम से जाके प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट का चैप्टर देख लेना आराम से। 10-12 क्वेश्चन थे जो मैंने यही क्वेश्चन सारे वहाँ पर मैंने डिस्कस कर रखे हैं, तो 2 जगह डिस्कस करना सही नहीं है। ठीक है, तो ऑलरेडी वहाँ पर डिस्कस है, आराम से देख सकते हो उसका वीडियो, या मैं बोलूँगा उसके साथ मर्ज कर दूँगा, आप बोलोगे तो। ठीक है, अदरवाइज वहाँ वीडियो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कमेंट बॉक्स में पिंग भी कर दूंगा। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? शेयर होल्डर्स ने ऑब्जेक्शन उठाया कि बोर्ड डिसीजन ऑफ नॉट रिकमेंड एनी डिविडेंड। क्या ये प्रिवेंशन ऑपरेशन होता है? डिविडेंड नहीं देना इज नॉट ऑपरेशन। ठीक है, या मान लो कंटिन्यू लॉस हो रहा है, शेयर होल्डर्स ये नहीं बोल सकते कंपनी में कंटिन्यू लॉस हो रहा है, हमारे से ऑपरेशन हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सुपरस्टार कंपनी हु एक्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ अ कंपनी बाय नॉट रिकमेंडिंग एनी डिविडेंड शैल नॉट अमाउंट टू ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट। ठीक है, द कंटेंशन ए में क्या? द कंटेंशन होल्डर्स ऑफ लिमिटेड हु फाइल कंपनी अगेंस्ट द कंपनी शैल बी टेन, ऐसा कुछ नहीं है। द एक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ सुपरस्टार कंपनी में नॉट एनी डिविडेंड शैल अमाउंट टू ऑपरेशन, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो सी। ठीक है, तो ये सब देखो, ये 59 to 60 जो भी है ना, ऑलरेडी वीडियो बन रखी है, 52 मिनट की वीडियो, उसमें 4 चैप्टर है। अब प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट देख लेना है, जो भी 4 चैप्टर वहाँ पे न्यू है, यहाँ पे सब न्यू पढ़ा रहा हूँ मैं। अब आता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। ठीक है, सब प्रिवेंशन ऑपरेशन मिसमैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है इस पर? क्लास एक्शन। लिस्टेड कंपनी में, अनलिस्टेड कंपनी में 5%, 2%। ठीक है, और वहाँ पे सारा गेम क्या है? इशूड शेयर कैपिटल है। 241 से लेकर 245 में सारा गेम है इशूड है, पेड नहीं, इशूड शेयर कैपिटल। ठीक है, याद रखना इशूड शेयर कैपिटल। एक सेकंड होल्ड कर यार। एक सेकंड। ठीक है, क्लास सेक्शन और उसमें ना गेम क्या बताता हूँ, इशूड शेयर कैपिटल्स। ठीक है, अनलिस्टेड कंपनी है तो 5% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, लिस्टेड कंपनी है तो 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। परफेक्ट, 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, अनलिस्टेड है 5%। कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है तो 100 मेंबर्स और 5% ऑफ टोटल मेंबर्स और मेंबर्स होल्डिंग
अनलिस्टेड तो 5%, लिस्टेड 2%। सर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/5 ऑफ टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर, ठीक है। क्लास एक्शन। डिपॉजिटर में केस में सेम है, 100% डिपॉजिटर या मान लो 100 डिपॉजिटर, 5% ऑफ टोटल डिपॉजिटर और 5% ऑफ टोटल डिपॉजिट वैल्यू विच इज लोअर। सर क्लास एक्शन नहीं हुआ। क्लास एक्शन कब होता है? जब 6-7 पॉइंट होते हैं, जब अल्ट्रा वायरस होता है कंपनी में, एमओए का ब्रीच ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ एमओए होता है, तब क्लास एक्शन होता है। मैंने नोट्स में डाल रखे थे अच्छे खासे प्रोविजन वहाँ पे बताए थे मैंने। सर नॉर्मली राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 कब होता है? 241 अंडर सेक्शन कब होता है? राइट टू अप्लाई अंडर सेक्शन 241 मेंबर्स एलिजिबल टू अप्लाई शैल बी लोएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 100 मेंबर्स और 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन टोटल मेंबर्स इन नंबर्स, ठीक है। और मेंबर होल्डिंग एटलीस्ट 1/10 ऑफ वैल्यू ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, जो भी लोअर होगा वो। सर मेंबर्स कंपनी में शेयर कैपिटल है ही नहीं तो 1/5 ऑफ नंबर, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए थे प्रीवियस 52 मिनट्स वाले वीडियो में, देख लेना। बस एक डिस्कस कर लिया। बस याद रखना अनलिस्टेड के केस में 5% और लिस्टेड केस में 2% ऑफ इशूड शेयर कैपिटल, ठीक है। जैक्सन कम्युनिकेशन एलएलसी इनकॉर्पोरेटेड इन एरिजोना, बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है। यूएसए हैज एस्टैब्लिश्ड अ प्लेस ऑफ बिजनेस एट कोलकाता, कोलकाता में इसका प्लेस ऑफ बिजनेस है। इट इज रिक्वायर्ड टू डिलीवर रिक्विजिट डॉक्यूमेंट्स टू बी स्पेसिफाइड अथॉरिटी। यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन फ्रॉम द 4 गिवन बिलो व्हिच इंडिकेट अ नंबर ऑफ डेज, ठीक है। सिंपल सी बात ये बोल रहा है कि सुनो, इसमें सबसे अप्रोप्रिएट कौन लग रहा है आपको? सुनो, मैंने क्या बोला, बाहर कंपनी इंडिया में बिजनेस करने आती है विदिन 30 डेज। अगर कंपनी इंडिया में कहीं भी कर रही है, यूपी, महाराष्ट्र, कोलकाता कहीं भी हो, उसको 30 डेज के अंदर आरओसी को सबमिट करना पड़ता है, दिल्ली आरओसी, ठीक है। 30 डेज यहाँ दिख गया हमें। ऑफ एस्टैब्लिश प्लेस ऑफ इंडिया, डिलीवर द रिक्वायर्ड स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ठीक है। जैक्सन में विदिन 10 डेज नहीं होता है, 15 डेज नहीं होता है, 45 डेज नहीं होता है, 30 डेज होता है। जो कि यहाँ पे दिल्ली आना चाहिए तो दिल्ली भी आप डाल सकते हो। तो ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में सारा डिस्कस किया था। अब क्या बोल रहा है? रेडिक्स हेल्थ केयर लिमिटेड रजिस्टर्ड इन थाईलैंड, ऑल्दो हैज नो प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया बट डूइंग ऑनलाइन बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है। हमने देखा था कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेटेड हुई है, हैविंग डूइंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया थ्रू एजेंट मोड इटसेल्फ और एनी इलेक्ट्रॉनिक मोड, इसके अंदर टेलीकम्युनिकेशन मार्केट सर्विस सब आता है। तो क्या बोल रहा है? सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट कौन लग रहा है आपको इसमें से? रेडिक्स लिमिटेड इज अ फॉरेन कंपनी, यस फॉरेन कंपनी है क्योंकि बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है और इंडिया में बिजनेस एक्टिविटी थ्रू इस ऑनलाइन मोड है। फॉर कंडक्टेड बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड, यस सही है। फॉर इट इज कंडक्टेड थ्रू बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, कर रही है इंडिया में कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक मोड कर रही है, दोनों सही लग रहा है। देखो रेडिक्स लिमिटेड फॉरेन कंपनी बीइंग इन्वॉल्वड इन बिजनेस एक्टिविटी थ्रू टेलीमेडिसिन, यस टेलीमेडिसिन है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में ही आता है। रेडिक्स लिमिटेड इज नॉट ए फॉरेन कंपनी, भाई ऐसा कुछ नहीं होता। रेडिक्स लिमिटेड फॉरेन कंपनी है, वो बिजनेस एक्टिविटी कर रही है, भले उसका कोई वहाँ पे फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है बट वो ऑनलाइन मोड में कर रही है ना, ऑनलाइन मोड को भी हम लोग एलिजिबल मानते हैं। तो इनकरेक्ट ये वाला हो गया, ठीक है। 69 क्या? 69 कुछ नहीं है, बताता हूँ। 242 हमने फॉरेन कंपनी पढ़ा था। फॉरेन कंपनी कब होती है? जब कंपनी बाहर इनकॉर्पोरेट हुई, हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड डूइंग बिजनेस एक्टिविटी, वो होती है फॉरेन कंपनी। 245 पढ़ा था हमने। फॉरेन कंपनी कब होती है? जब एटलीस्ट 51% पेड अप शेयर कैपिटल या मान लो उसको अब हट के वोटिंग पावर हो गया है, जो होल्ड कर रही है कौन? सीजी, एसजी और एनी और कॉम्बिनेशन। और उसकी सब्सिडरी भी क्या होती है? गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी भी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती है। तो यहाँ भी वही चीज़ पूछ दिया। मॉडर्न बुक पब्लिशर लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई यूनाइटेड में, होली ओन सब्सिडरी है बीटा लिमिटेड। मॉडर्न की होली ओन सब्सिडरी है बीटा, होली ओन सब्सिडरी है, ठीक है, जो मुंबई में है। तो क्या होली ओन सब्सिडी होने से ये बीटा भी फॉरेन कंपनी बन गई? सर देखो गवर्नमेंट कंपनी होती ना, ऐसा तो होता है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी गवर्नमेंट कंपनी होती है, बट फॉरेन कंट्री की सब्सिडरी फॉरेन कंपनी नहीं होती है। सर हमने तो पढ़ा ही नहीं ऐसा कहीं। तो ऐसा बीटा अगर कोई होली ओन कंपनी है जो फॉरेन कंपनी है, वो फॉरेन कंपनी नहीं बनती, ठीक है। तो बीटा प्रोड्यूसर कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज फॉरेन कंपनी इवन इट इज होली ओन सब्सिडरी ऑफ मॉडर्न पब्लिटा इज अ फॉरेन कंपनी। तो किसी फॉरेन कंपनी, मान लो ये फॉरेन कंपनी दुबई की है, इसकी सब्सिडरी है कोई इंडिया में, तो ये फॉरेन कंपनी बन जाए ऐसा नहीं है। इसको फॉरेन कंपनी बनने के लिए क्या होगा? इसको भी फॉरेन में इनकॉर्पोरेट होना पड़ेगा, बिजनेस एक्टिविटी इंडिया कर रही है, डूइंग प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया होना चाहिए। भाई ये तो फॉरेन इनकॉर्पोरेट ही नहीं हुई है, बस इसकी क्या है? ये सब्सिडरी है। तो सब्सिडरी होने से कोई फॉरेन नहीं बन सकता है। गवर्नमेंट कंपनी में हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी में कोई गवर्नमेंट कंपनी सब्सिडरी तो गवर्नमेंट कंपनी होता है, ठीक है। तो याद रखना है। सर 5K कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन स्विट्जरलैंड, इतना कंपनी फॉलो कैलेंडर ही पता है हमें। एवरी कैलेंडर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट P&L बनाना पड़ता है हर कैलेंडर ईयर में, ये भी पढ़ा हमने। MCQ में ये भी आ सकता है, देखना कैलेंडर ईयर बनाना पड़ता है। अब फाइल करना है बैलेंस शीट P&L फाइल करने से कितने दिन में? हमने 6 मंथ्स, याद है 6 मंथ से। क्यों? क्योंकि बीच में कुछ एडजस्टिंग इवेंट्स होंगे, तो एडजस्टिंग इवेंट कंप्लीट होने के बाद भी ऑडिटर को वो सब चेक करना पड़ेगा ना, तो एक अच्छा खासा टाइम मिलता है। बस इतना याद रखना, ऑडिटर को अच्छा खासा टाइम मिलता है, इसलिए 6 महीने सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड होता है एक तरह से। 30 डेज नहीं, 30 डेज में तो वो इंडिया आने के बाद आरओसी सबमिट करती न्यू दिल्ली वाला, यहाँ पे 30 डेज में P&L सबमिट नहीं होता है। 3 मंथ्स नहीं, क्योंकि 3 मंथ्स तक तो एडजस्टिंग इवेंट होने में टाइम लग जाता है। 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक एडजस्टिंग इवेंट ही होते हैं, जब तक वो रिपोर्ट फाइनल नहीं होगा। इससे भी ज़्यादा टाइम 60 डेज, भाई ये तो कम ही हो गया, 3 मंथ से कम 6 मंथ्स, ठीक है। तो 6 मंथ्स
कौन करेगा? ऑडिटेड चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रैक्टिस इन इंडिया वाला, ठीक है। देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, नॉर्मली है कि क्या क्या बताना पड़ता है फॉरेन कंपनी को, जो वही केवाईसी करवाते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या, डायरेक्टर की डिटेल्स देनी पड़ती है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया कितना कितना बंद हुआ, कितना ओपन हुआ, प्रीवियस कितना क्लोज हुआ, कितना ये डायरेक्टर डिस्क्वालीफाई तो नहीं थे, सारा इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है, ठीक है। और ये सारा क्या कहा होगा? इंस्पेक्टेड होता है। तो डेट एंड कंट्री बताना पड़ता है, एड्रेस ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया इफ एनी, अगर है तो बताना पड़ता है। डिस्क्लोजर अंडर सेक्शन 226 यहाँ पे ना प्रोस्पेक्टस के रिगार्डिंग, तो जब प्रोस्पेक्टस इशू कर रही है ना, ये सारी डिटेल्स देनी पड़ती है, तो ऑल ओवर होगा, ठीक है। इनकॉर्पोरेटेड इंडिया इतना बिजनेस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड हैज इशू प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के केस में हमने देखा था सर, 3 चीज़ बताना पड़ता है, इनएक्टमेंट, चार्टेड ऑफ द कंपनी, एमओए, एओए, फिर वो एमओए इंडिया में कहाँ पे है, इफ इंडिया में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस है तो वो भी बताओ, क्योंकि यहाँ पे ना इन कॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया भी प्रोस्पेक्ट इशू कर सकती है, भले वो फॉरेन कंपनी ना बने, इसलिए, ठीक है। इसलिए सी 26 में ना प्रॉपर डिस्क्लोजर देना पड़ता है कि तुम्हारा विजन क्या है कंपनी का। प्रोस्पेक्टस में डिस्क्लोजर 26 सेक्शन में पढ़ा हमने आईपीसीसी डेज में सॉरी, ठीक है। सुनो ये इंपॉर्टेंट है, ये मिसलेनियस क्या है, ठीक है। सुनो क्या, आकार सोलर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड वाज अलाउड द स्टेटस ऑफ द डोरमेंट कंपनी आफ्टर द सर्टिफिकेट टू दिस इफेक्ट ऑन 1 जुलाई 2021। 1 जुलाई 2021 को क्या हो गया? इसको डोरमेंट मिल गया। सिलेक्ट द वन विच करेक्टली इंडिकेट्स द लेटेस्ट डेट आफ्टर विच दैट इज कमिंग इन पार्टी टू इंटायर द स्ट्राइकिंग। लेटेस्ट नहीं, यहाँ पे लास्ट डेट होना चाहिए मेरे अंदाज से, ठीक है। लास्ट डेट आफ्टर विच रजिस्टर्ड कंपनीज इम्पार्टेंट। देखो सिंपल सी बात है, लास्ट डेट क्या होगा? लास्ट डेट क्या होगा आरओसी के पास, जो वहाँ पे उसका नाम हटा दे, स्ट्राइक ऑफ कर दे। देखो एक नॉर्मल समझ लो, पहले डोरमेंट कंपनी हो सकती है जब कंपनी क्या हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस नहीं कर रही लास्ट के 2 साल में, या कंपनी बन गई है अभी बस फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए। तो सर नॉर्मली कंपनी कितने साल के लिए डोरमेंट हो सकती है? 5 ईयर तक। सर 5 ईयर बीत गया, 6th ईयर में चल रही है, तब भी डोरमेंट रही तो नहीं, तब नाम हट जाएगा तुम्हारा आरओसी से, रजिस्टर से, ठीक है। तो द लेटेस्ट डेट या लास्ट डेट कर लो, लेटेस्ट डेट ही कर लो, आफ्टर विच द रजिस्टर्ड कंपनी इज इम्पावर्ड टू इनिशिएट द प्रोसेस ऑफ स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम ऑफ कंपनी इस 30 जून 2026। तो 1 जुलाई 2021 से लेके 30 जून 2026 मतलब 5 साल। 5 साल तक तुम एज ए डोरमेंट रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 23 नहीं, 22 नहीं, 24 नहीं, 5 साल, ठीक है। अब सर 73 हमने 73 क्या है? 73 यही है कि कंपनी का कोई भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है ना, तो वो एज ए डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। या कंपनी ने क्या किया ना, लास्ट के 2 साल में ना, लास्ट के 2 साल या मान लो 2 फाइनेंशियल ईयर में ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट या मान लो एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया गया, तो वो भी अपना डोरमेंट के लिए अप्लाई कर सकती है। तो देखो नैनी मार्कोस प्राइवेट लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड 9 जून 2019 फॉर द फाइनेंशियल ईयर 19-20। 19-20 के लिए इनकॉर्पोरेट हुआ, डिड नॉट फाइल इज फाइनेंशियल रिटर्न। 19-20 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसने फाइल नहीं की, ठीक है। फॉर द टाइम बिंग द कंपनी डिजायर टू बी ट्रीटेड एज इनएक्टिव कंपनी सिंस डिड नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस। कंपनी इनएक्टिव कंपनी हो रही क्योंकि बिजनेस नहीं चल रहा था। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली इंडिकेट्स व्हेन द रजिस्टर्ड कंपनी कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी। सुनो, जब 2 साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए ना, उसको हम इशू कर सकते हैं डोरमेंट कंपनी का। सर 2 साल मतलब ये 19-20 और 20-21, जिस साल बनी है इस साल भी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया इसने। देखो इट डू नॉट फाइल इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 19-20 में तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं किया, तो नॉर्मल सी बात है 20-21 में नहीं करेगा तो डोरमेंट हो जाएगा। तो रजिस्टर्ड कंपनी कैन इशू सर्टिफिकेट ऑफ स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी टू नैनी मार्कोस प्राइवेट लिमिटेड आफ्टर नॉन सबमिशन फाइनेंशियल फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर 20-21। क्यों? क्योंकि 19-20 में तो किया ही नहीं, 20-21 में भी नहीं कर पाया, तो 2 साल तक नहीं हुआ कुछ, तो 2 साल तक नहीं हुआ तो पता है कि डोरमेंट हो जाता है। सर 3 साल तो कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुए तो हमने पढ़ा था सेक्शन 164 में वो डायरेक्टर सारे डिस्क्वालीफाई जाते हैं। सर 2 साल कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं हुआ तो डोरमेंट हो जाता है। सर 3 + 2 = 5 साल तक कोई फाइल नहीं हुआ तो कंपनी वाइंडिंग हो जाता है, ठीक है। पढ़ेंगे आगे, वाइंडिंग अप में है ये, ठीक है। चलो ठीक है। मिस्टर रुद्रा संपत, एन एम्प्लॉय ऑफ द राजीव सुपरमार्ट लिमिटेड, फाइल ए कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी फॉर इलीगल इशू एंड ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिफोर द स्पेशल कोर्ट वाज चूज द करेक्ट बेसिस। सुनो, इलीगल इशूड शेयर ट्रांसफर, इसके केस में ना रुद्रा एम्प्लॉय कंप्लेन नहीं कर सकता, कॉग्निजेबल नहीं हो सकता इसके रिगार्डिंग। अगर इसके रिगार्डिंग किसी को अपील मान लो कंप्लेंट फाइल करना तो या आरओसी फाइल करेगा या मान लो सेबी फाइल करेगा, जो भी सिक्योरिटीज में डील कर रहा है। ये एम्प्लॉय आगे फाइल नहीं कर सकता कि भैया कंपनी ना इलीगल इशू कर रही है, ट्रांसफर सिक्योरिटीज कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो नॉट ए कॉम्पिटेड पर्सन, ये जो एम्प्लॉय है ना कॉम्पिटेड पर्सन नहीं है। फॉर क्यों? फॉर इलीगल शेयर्स इशू के लिए, फॉर इलीगल शेयर्स इशू के लिए सेबी ये सब जा सकती है,
ये बंदा नहीं दे सकता, एम्प्लॉय नहीं दे सकता, ठीक है। 75 देख लेंगे, ये 75 उसमें आता है, बोर्ड मीटिंग वाले चैप्टर में। और देख लेता हूँ मैं कौन कौन मिसलेनियस छूटा हुआ है। हाँ सर, मीडिएशन कब जा सकते हैं? सर मीडिएशन क्या होता है, मीडिएशन एंड कंसिलिएशन क्या होता है? सर आर्बिट्रेशन एक चैप्टर पढ़ा था हमने, हाँ उसमें भी कुछ मीडिएशन था, हाँ इसमें भी एक मीडिएशन कंपनीज एक्ट में भी है। जब कोई मैटर है ना एनसीएलटी से डील नहीं हो पा रहा है, ठीक है, एनसीएलटी से डील नहीं हो पा रहा है, तो मान लो दो बंदे का मैटर था, ये दोनों है ना कोर्ट पे जाते थे, कोर्ट से ना डील नहीं कर पाता था, कोर्ट बार बार तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख तारीख पे तारीख देता है, कोर्ट क्या क्या गुस्सा करके मैटर मीडिएशन को दे दिया। मीडिएशन क्या होता है, एक पैनल बनता है, एक्सपर्ट्स का पैनल होता है। मान लो कंपनी का दो लोग का मैटर था जमीन को लेके, तो मीडिएशन के अंदर पैनल के अंदर कोई जमीन रेवेन्यू अथॉरिटी वाला, लैंड रेवेन्यू अथॉरिटी वाला बंदा है, या मान लो कंपनी का मैटर स्टॉक एक्सचेंज को लेकर था, दो मेंबर का मैटर, तो इसके अंदर स्टॉक मार्केट एनालिस्ट बैठा हुआ है, तो मीडिएशन के अंदर ना बहुत सारे लोग का पैनल होता है। तो ट्राइब्यूनल चाहे तो ये मैटर खुद ट्रांसफर कर सकता है, या मतलब ये दोनों बंदा बोले ना कि ट्राइब्यूनल तुमसे नहीं हो रहा, मैटर मीडिएशन दे दो, तो दोनों तरीके से मीडिएशन हो सकता है, एक तो यहाँ से भी एक यहाँ से भी। तो ट्राइब्यूनल सू मोटो भी दे सकता है, ट्राइब्यूनल खुद दे सकता है, या पर्सन सू मोटो भी जा सकते हैं। तो वही बोल रहा है। और कितने महीने में मेडिटेशन कंप्लीट करना होता है? सर 3 महीने मैंडेटरी कंप्लीट करना, नहीं कर पाया तो वापस इनके पास आ जाएगा, ठीक है। तो वही बोल रहा है सेक्शन 442 में, यू आर रिक्वायर्ड टू सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द 4 गिवन बिलो द नेशनल लेवल अकाउंट कैन सो मोटो रिफर द प्रोसीडिंग टू मेडिटेशन। यस, नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कैन, या मान लो सू मोटो भी क्या रेफर कर सकता है, ठीक है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल कैन नॉट, ऐसा कुछ नहीं है, कर सकता, कैन नॉट नहीं होगा, कैन नॉट नहीं होगा, ठीक है। द नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल इज पावर टू रिफर सू मोटो एनी मैटर टू द मेडिटेशन, यस कर सकता है। द नेशनल ट्राइब्यूनल शैल रिफर एनी मैटर टू अवर प्रोसीडिंग ऑफ मेडिटेशन, और सेंटर ऑफ अप्रूवल नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये कर सकता है नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल सू मोटो कर सकता है कोई भी मैटर, किसको? मेडिटेशन को। एंड कंसिलिएशन पैनल, पैनल क्या होता है? नंबर ऑफ एक्सपर्ट्स बैठेंगे, जैसा तुम्हारा डील होगा, लो का डिस्प्यूट है, उस हिसाब से पैनल लोग बैठेंगे, 3 महीने के अंदर डिस्प्यूट रिजॉल्व करना होता है। परफेक्ट। चलो सर 77 में बताओ। RHE मार्केटिंग एंड कंसल्टेंट्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनी देता है हैड मेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ठीक है। 1 लाख रुपए का पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया, इतना इतना। द स्टैट्यूटरी को पता चला कि नो प्रॉपर बोर्ड डिसीजन पास हुआ था ऐसे डोनेशन को लेके। और क्या हुआ सुनो, और क्या हुआ? सिंस देयर इज ए contravention of applicable provision, it is imperative that director of RIA marketing consultants would liable to punish with imprisonment up to 6 months. 6 month के लिए imprisonment ऑर्डर आ चुका था सर। एंड इम्पॉर्टेंट है, एंड मैंडेटरी फाइन अप टू 5 times। तो सर ये क्या होगा? कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंडेबल, कंपाउंडेबल, कॉग्निबल, क्या है? सुनो, कंपाउंडेबल मतलब क्या होता है? कुछ ऐसा पैसा देके ना अपनी जेल को बचा सकते हो। तो सर जेल कब बच सकता है? जहाँ पे और लिखा है। सर देखो यहाँ पे जेल मैंडेटरी हो गया, एंड है मतलब जेल तो लगेगा। सर यहाँ पे 6 months और फाइन लगता तो हाँ फिर आप कंपाउंड कर सकते थे, कुछ पैसा देके अपनी जेल को बचा सकते, क्योंकि और था। बट यहाँ पे एंड लिख दिया ना, तो यहाँ पे नॉन कंपाउंडेबल होता है। मतलब जहाँ पे आपको जेल पक्का होना है ना, जेल पक्का होना है, वहाँ पे मैटर क्या हो जाता है? नॉन कंपाउंडेबल हो जाता है मैटर, ठीक है। बट जहाँ पे जेल पक्का नहीं है, तो मान लो 6 months और लिखता तो, और फाइन लिखता तो अपनी जेल आप बचा सकते हो, ठीक है। बट 6 months एंड लिखा है, एंड फाइन, तो ये मैटर क्या है? नॉन कंपाउंडेबल। मैटर क्या है? नॉन कंपाउंडेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल। मतलब नॉन कॉग्निजेबल, नॉन डिफरेंस क्या होता है? कॉग्निजेबल में हमें अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए होता है, नॉन कॉग्निजेबल में अरेस्ट वारंट चाहिए होता है। तो देखो अरेस्ट वारंट चाहिए, क्योंकि पूरे कंपनीज एक्ट में बस एक ही जगह क्या है? कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल है, वो भी क्या? SFI 212 सबसेक्शन 6 में। बट हर जगह क्या है? नॉन कॉग्निजेबल। और कंपाउंडेबल, नॉन कंपाउंड डिफरेंस क्या हो गया? कंपाउंडेबल तब होता है जहाँ यहाँ पे जेल में और हो, जहाँ पे जेल आप बचा सकते हो, बट यहाँ पे जेल में और नहीं, एंड है, तो जेल तो होनी ही होनी है, तो नॉन कंपाउंडेबल है, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं, 20-22 क्वेश्चन है, बोर्ड मीटिंग साथ को क्लियर कर लेंगे, ठीक है। चलो थैंक यू। अच्छा लगे शेयर कर देना दोस्तों, सब्सक्राइब कर देना चैनल, यार मेहनत पूरा कर रहा हूँ। हो सके तो मैं इंटरमीडिएट मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है, 10 क्लासेस हो गई हैं, इंटरमीडिएट मैंने स्टार्ट कर दिया है। आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट कर सकते हो ये चैनल के लिए, इंटरमीडिएट के लिए। आज मैं अपना एक डेमो लेक्चर भी डालूंगा, बहुत चीप रेट पे यार, बहुत क्या बताऊँ, चीप कॉस्ट पे मैंने ना स्टार्ट किया है ये, क्योंकि हाई फाई में एक्सपेंस चार्ज नहीं करना चाहता किसी से। मैंने यूट्यूब पे फाइनल लेक्चर भी फ्री निकाला था कि लोगों को फ़ायदा हो सके। तो हाँ IPCC मैंने मेहनत ज़्यादा किया है, क्योंकि टाइम मेरे पास मिला था थोड़ा स्टार्टिंग से कवर करने का। मैंने बुक्स अच्छे खासे बनाए, हैंड नोट्स है, कुछ टेस्ट है। आप बोलोगे फाइनल्स के, तो मैं फाइनल्स की टेस्ट भी लूँगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो यार, आग लगा देना।